ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। अच्छा, मुझे गेट का सिलेबस डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो मैं ऑडिबल हूँ सबको कि नहीं? यस सर। ओके, तो चलिए हम लोग अभी तक जो किए हैं उसके हिसाब से तो ये कैलकुलस वाला पोर्शन पूरी तरह कंप्लीट कर लिया हुआ है। ठीक है ना, कर लिया था हमने। इसमें सारे टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए। जैम में डिस्कस हो गया था, जो बचा था वो हमने वो डिस्कस कर लिया गेट बैच में। अभी जो हमारे पास अराउंड कितने 8-10 लेक्चर तो हो ही गए, 10 लेक्चर इस बैच के। अभी जो मैट्रिक्स थ्योरी है ये हमने अभी छोड़ा है कि मैट्रिक्स थ्योरी जैम में ऑलरेडी बैच 2 में चल रहा है, तो उसका जब कंप्लीट हो जाएगा तब आएंगे। जो एक्स्ट्रा टॉपिक मैट्रिक्स थ्योरी में रहेगा वो करेंगे। प्रोबेबिलिटी पूरा कंप्लीट हो गया है ना, जैम में कवर किया था। बस जेनसन इक्वलिटी एक्स्ट्रा था यहाँ पे, और कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन तो हमने डिस्कस कर लिया था। फिर ये जो टॉपिक है स्टैंडर्ड डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये पूरा हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। लास्ट कुछ क्लासों में हम लोग ये कर रहे थे, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी, ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस। तो मेनली यहाँ पे जो एक्स्ट्रा था ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस और ये स्लट्सकी लेमा और ये सब मोए कैंटिलेमा, ये सब हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और अभी आते हैं स्टोकेस्टिक प्रोसेस पे। ठीक है, तो अभी जो जो एक्स्ट्रा टॉपिक है वो हम करेंगे। जैसे ये यहाँ पे है ना, बाकी इधर रह गया बस मैट्रिक्स थ्योरी का रह गया, तो वो लिनियर अलजेब्रा भी जैम का कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर एक्स्ट्रा जो यहाँ पे है वो हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। और इधर अभी स्टोकेस्टिक प्रोसेस कर लेते हैं। उसके बाद जो क्या एस्टिमेशन है, तो एस्टिमेशन भी बैच 2 में ऑलरेडी चल रहा है वहाँ पे। सर सेंट्रल काई टी और एफ डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, ये था ना उसमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए जैम वाले में डिस्कस किया है हमने। यही काई स्क्वायर टी एन एफ डिस्ट्रीब्यूशन जो वो सेंट्रल ही है, तो जैम में भी सेंट्रल ही है, नॉन सेंट्रल यहाँ भी नहीं है और आपके वहाँ भी नहीं है। ठीक है, तो ये जो काई स्क्वायर और टी और एफ डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे जो है वो वहाँ पे जैम में सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से है। तो अब देखिए जैम का सिलेबस यहाँ ओपन किया था मैंने, ये रहा। अब ये देखिए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का सिलेबस, सैम्पलिंग ये रहा। सर बैच 1 में जो आपने कराया है वो मैंने किया हुआ है। हाँ, तो वही बस उसमें ये जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बैच 1 या बैच 2, बैच 1 जो सारा पूरा जैम का सिलेबस कंप्लीट हो ही गया है। तो ये देखिए यही है जो आप कह रहे हैं, सेंट्रल काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, सेंट्रल एफ। तो जैम का सिलेबस बहुत एक्सपांड करके लिखा है इन्होंने डिटेल में, और गेट में बस प्रिसाइजली वर्ड लिख दिया है। तो यही चीज है ना, सैम्पलिंग काई स्क्वायर स्टैंडर्ड है ना, सेंट्रल टी एंड एफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो यही चीज उन्होंने गेट वालों ने यहाँ पे बस बॉटम में, इसको हटा दो, यहाँ पे लिख रखा है जस्ट। तो यही चीज है जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जैम में था, तो ये कवर हो गया है। तो ये पूरी पोर्शन हमने ये कंप्लीट कर लिया है। इसमें देखिए अब कुछ भी बचा नहीं होगा, जैम में कवर कर लिए, जो बचा था वो गेट में कर लिया, तो ये हो गया है। अब स्टोकेस्टिक प्रोसेस डिस्कस कर लेते हैं। फिर इस पे बेस जो भी गेट में पीवाई क्यू आए, गेट या नेट में, नेट वाला भी डिस्कस कर सकते हैं हम लोग, नेट जेआरएफ वाला। तो जो भी गेट या नेट में जो क्वेश्चंस आए हैं इस पे बेस वो डिस्कस कर लेंगे, स्पेशली इससे रिलेटेड। उसके बाद एस्टिमेशन मैं बोल रहा हूँ चल रहा है बैच 2 में, बैच 1 में तो हो गया, कर लिया होगा। जो एक्स्ट्रा होगा उसके बाद करेंगे। फिर हाइपोथेसिस में भी हमने बैच जैम में डिस्कस किया, जो एक्स्ट्रा होगा वो करेंगे। फिर लास्ट के 3 टॉपिक है नॉन पैरामीट्रिक, मल्टीवेरिएट, रिग्रेशन। तो अभी देखता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ भैया, मैं सर से मैंने बात किया है तो होता है, मैं देखता हूँ रिग्रेशन या मल्टीवेरिएट उनको बोलूँगा पढ़ाता है, किसी का फास्ट हो जाएगा, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। तो बाकी नॉन पैरामीट्रिक मैं करा दूंगा, और इधर ये स्टोकेस्टिक में करा देता हूँ। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना। सो सबसे पहले कि स्टोकेस्टिक प्रोसेस की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज स्टोकेस्टिक प्रोसेस। अभी तक हमने रैंडम वेरिएबल पढ़ा हुआ है, ठीक है, राइट, हमने रैंडम वेरिएबल्स पढ़ा है। सो रैंडम वेरिएबल पढ़ा था, सिंगल रैंडम वेरिएबल एक्स है। फिर हमने रैंडम वेक्टर भी पढ़ा है ना। सो रैंडम वेक्टर में ये था कि x1 x2, अब जितने भी हो सकता है, xn, तो ये एक रैंडम वेक्टर है। मेनली ज्वाइंट में 2 होते हैं या 3 होते हैं, ये था। अब इसके आगे आता है स्टोकेस्टिक प्रोसेस। ऐसे स्टोकेस्टिक का मीनिंग क्या होता है इंग्लिश में, डिक्शनरी में बताओ कोई। स्टोकेस्टिक का मतलब क्या है? सर रैंडम। रैंडम, ठीक है ना, रैंडम। हाँ, सो दिस जस्ट अ रैंडम प्रोसेस, ठीक है ना, तो ये रैंडम प्रोसेस है। सो स्टोकेस्टिक इज रैंडम, सो रैंडम प्रोसेस है मतलब स्टोकेस्टिक प्रोसेस है।
तो इसका डेफिनेशन क्या है, क्योंकि इसी के आगे बाकी चीजें आएंगे। तो स्टोकेस्टिक प्रोसेस का कोई डेफिनेशन बताओ, कैसे सर डिफाइन करते हो? कलेक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स ये लिखा होता है ना, डिफाइंड ऑन अ प्रोबेबिलिटी स्पेस। ऐसा बोल सकते हो। सो स्टोकेस्टिक प्रोसेस क्या होता है, तो एक तरीके से ये लिख सकते हो, इज स्टोकेस्टिक प्रोसेस एक्चुअली, इसको ऐसा लिखता है ना, एक्स टी सच दैट टी बिलोंग्स टू कैपिटल टी, ऐसा लिखा रहता है ना। दिस इज एक्चुअली कलेक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स से, ये सर ऐसे ही लिखा रहता है। कलेक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, या इसी को दूसरे तरीके लिखोगे कि फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू कैपिटल टी। सो टी कोई सेट है ना। सो जनरली, अच्छा इसको एक्सपैंड करते हैं। सो दिस फॉर ऑल टी एक्स टी, तो कुछ बुक में ऐसा लिखा रहता है एक्स टी, और कुछ बुक में आपका ऐसा लिखा रहेगा, दिस इज अ स्टोकेस्टिक प्रोसेस, या दिस इज अ रैंडम वेरिएबल, ऐसा समझ लो, है ना। सो दिस इज अ रैंडम वेरिएबल। सो ये एक रैंडम वेरिएबल है। तो ये जो कलेक्शन है ना, इसको आप बोलते हैं स्टोकेस्टिक प्रोसेस। दिस इज स्टोकेस्टिक प्रोसेस, सिंपल कलेक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल बोल सकते हैं। सो यहाँ पे टाइम डिपेंडेंट हो जाता है ना। अब जैसे यही सेट टी जो है ना, सो टी अगर आपका काउंटेबल है, इफ टी इज काउंटेबल सेट, मान लो ऐसा हुआ, तो क्या बोलते हैं आप, डिस्क्रीट टाइम, ये होता है ना, डिस्क्रीट टाइम स्टोकेस्टिक प्रोसेस। बाद में यही स्टोकेस्टिक प्रोसेस मार्कोव चेन या पॉइजन प्रोसेस या है ना वाइनर प्रोसेस हो गया, या जब ये सब बनते हैं, तो जनरल तो स्टोकेस्टिक प्रोसेस ही है। सो ये क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होगा, डिस्क्रीट टाइम स्टोकेस्टिक प्रोसेस आप कैसे डिफाइन करते हैं? इसका क्या मीनिंग है? कोई भी सर ट्राई, वो स्टेट बोलो। स्पेस और इन सब चीजों से हाँ, मतलब फर्क पड़ता है ना, तो एक तो डिफरेंस यही वर्ड होता है ना। यूज करेंगे इंडेक्स सेट, या टी है इंडेक्स सेट, और एक होता है स्टेट स्पेस। स्टेट स्पेस क्या होता है? State space sample values of the stochastic process is called state space. हाँ, हाँ एक्स टी सर, की जो सेट ऑफ पॉसिबल ऑल वैल्यूज पॉसिबल है। वैल्यूज। हाँ, ये तो ऐसे समझ लो कि जो एक्स टी की पॉसिबल वैल्यू, मतलब एक्स टी इज इक्वल टू जो भी वैल्यू होगा ना। सो क्या लिखो, जैसे कोई सेट एस, स्टेट को एस से डिनोट कर दो मान लो, तो यही चीज है, ए सेट ऑफ एक्स टी, टी बिलोंग्स टू टी, इसकी जो वैल्यू है, एक्स टी की जो पॉसिबल वैल्यू है जो होगा, सो दैट इज योर स्टेट स्पेस। मतलब पॉसिबल वैल्यू ना एक्स टी की जो वैल्यू होंगी, तो जनरली ये है तुम्हारे पास। तो मैं बोल रहा हूँ डिस्क्रीट टाइम क्या होता है, ये क्या होता है डिस्क्रीट टाइम? तो discrete time discrete state space होता है ना, मतलब सिर्फ discrete time तो सुना नहीं। डिस्क्रीट स्टेट स्पेस होगा या डिस्क्रीट इंडेक्स सेट होगा? सर मतलब हमने सीखा था कि वो चार टाइप्स के होते हैं, डिस्क्रीट टाइम, डिस्क्रीट स्टेट स्पेस, डिस्क्रीट टाइम कॉन्टिन्यूअस स्टेट स्पेस स्टोकास्टिक प्रोसेस, कॉन्टिन्यूअस टाइम यस, जैसे ये टी हो सकता है काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, दो पॉसिबिलिटी है ना। ऐसे ही ये एस जो सेट है, एस क्या है, सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स टी। एक्स टी का जो सर है ना, टी को जो रेंज पैरामीटर सेट है। स्पेस भी बोलेंगे, तो यहाँ पे पैरामीटर स्पेस क्या होगा? नहीं, यहाँ पे पैरामीटर नहीं है अभी। पैरामीटर वहां पे पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स में होता है ना, इन्फेरेंस में। तो जैसे यहाँ पे टी इंडेक्स सेट है कि टी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो यहाँ हम टी को पैरामीटर नहीं बोलेंगे। पैरामीटर किसको बोलते थे, जिसके हेल्प से हम किसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करते हैं। जैसे किसी का डिस्ट्रीब्यूशन लिखने के लिए जिस पैरामीटर की जरूरत है, तो टी इंडेक्स सेट है, मतलब जो स्मॉल टी की पॉसिबल वैल्यू होगी उस पर डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पैरामीटर स्पेस नहीं बोलेंगे। स्टेट स्पेस क्या था कि सेट ऑफ, मैं क्या लिख रहा था, वैल्यू ऑफ एक्स टी, है ना, जो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ हाँ, द रेंज ऑफ एक्स टी बोल दो चाहो रेंज तो। ऑफ एक्स। हाँ, कि एक्स टी का जो रेंज होगा वो आपका ये है, हाँ, द स्टेट स्पेस होगा। सो ये भी स्टेट स्पेस जो है, इट मे बी काउंटेबल सेट और इट मे बी अनकाउंटेबल सेट। सो ऐसे देखो टोटल चार पॉसिबिलिटी ना, काउंटेबल, 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 अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, काउंटेबल, What does it mean by index set over here? जैसे स्टेट स्पेस से समझ आ गया, एक्स की रेंज होगी। ये इंडेक्स की जो वैल्यू होगी, जैसे आप अभी देखोगे आप कि टी, जैसे हमें जो सिलेबस में हमारा है, सिलेबस में क्या इन्होंने लिखा है, देखिए सिलेबस में इन्होंने नाम क्या लिखा है, इन्होंने लिखा मार्कोव चेन विथ फाइनाइट एंड काउंटेबल स्टेट स्पेस। सर काउंटेबल का मतलब क्या, डिस्क्रीट है या यहाँ पर?
हाँ, तो यही तुम्हें पहले को पहला वर्ड काउंटेबल है, तो काउंटेबल का मतलब होता है, ये मैं डिफाइन किया था ना हाँ कि फाइनाइट या काउंटेबली इनफाइनाइट, वो मिलके काउंटेबल सेट बनाते हैं। काउंटेबल होता है हाँ। हाँ, तो अभी तो आपके पास ये ना, तो जिसका फाइनाइट या काउंटेबल स्टेट स्पेस हो, है ना, तो वो उसके केस में आपको बात करना है कि आपके पास अनकाउंटेबल स्टेट स्पेस वाले क्वेश्चंस नहीं होंगे यहाँ पे। तो हमें मेनली था ना, बाद में मार्कअप चेन डिफाइन करेंगे, पर तो हम स्टोकेस्टिक प्रोसेस डिफाइन कर रहे हैं। सर इनको उनसे रिलेट कर सकते हैं जो कंपाउंड डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ते थे कि x कुछ और डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है और n कुछ और डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, तो सैंपल डिफाइंड x1 x2 x3 ऐसे डिफाइंड होता था। हाँ, वैसे कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे मेनली इंडेक्स क्या होगा, जैसे कई बार इंडेक्स सेट 0 1 हो सकता है, या इंडेक्स सेट t 0 1 2 ये हो सकता है। तो ये ना डिस्क्रीट टाइम स्टोकेस्टिक प्रोसेस जो मैं लिख रहा हूँ, एक्चुअली ये वही मैं बोलना चाह रहा हूँ। अगर t जो हमारा है ना, अगर t जो है, t इज काउंटेबल सेट, t अगर काउंटेबल सेट है, तो जो आपका ये स्टोकेस्टिक प्रोसेस बन रहा है xt, t बिलोंग्स टू t, this is discrete time stochastic process। कि ये जो t है ना, t इसको टाइम स्पेस भी बोलते हैं ना, ये जो इंडेक्स सेट मैंने लिखा है, ये टाइम स्पेस भी बोला जाता है, कई जगह लिखा रहता है इस तरह से। सो कि ये t मतलब टाइम है, जैसे क्या है ना, बाद में उसको लिखेंगे ना xn, तो इसको क्या पढ़ते हैं अभी, अच्छा लिखता हूँ उसको मैं पहले। तो डिस्क्रीट टाइम स्टोकेस्टिक में सिंपल मतलब ये जो t सेट है ना, जो इंडेक्स सेट है, अगर वो काउंटेबल सेट है, तो जैसे है ना, एग्जांपल के लिए मान लो है ना कि आपके पास कलेक्शन में सर डिस्क्रीट टाइम स्टोकास्टिक प्रोसेस मींस डिस्क्रीट स्टेट स्पेस, यहाँ पे स्टेट नहीं स्पेस जो होगा स्टेट डिस्क्रीट होगा। स्पेस, स्टेट स्पेस की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। स्टेट स्पेस कुछ भी हो सकता है, डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस कुछ भी हो सकता है, या काउंटेबल या अनकाउंटेबल, हम तो टाइम की फिर बात कर डिस्क्रीट टाइम स्टोकास्टिक प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, इसमें कुछ इस, भी आ सकता है। हाँ, इस तरह के सेट आएंगे। देखो x0 x1 x2, ये एक काइंड का डिस्क्रीट टाइम स्टोकेस्टिक प्रोसेस है। यहाँ पे जो इंडेक्स सेट t है ना, जो ये t की वैल्यू जहां से बिलोंग कर रही है, जो इंडेक्स है आपका, वो काउंटेबल होगा। ये चीज है, जो ये इंडेक्स है वो काउंटेबल होंगे, मतलब नेचुरल नंबर टाइप का बोल दो या इस तरह से, तो ये होगा। एंड ऐसे ही आएगा कॉन्टिन्यूअस टाइम, तो उस तरह से कॉन्टिन्यूअस टाइम स्टोकेस्टिक प्रोसेस। तो टाइम मतलब टी स्टेट ना, ये टाइम को बता रहा है, मतलब क्या है। और एक्सटी का जो रेंज होगा वो आपका स्टेट स्पेस होगा, तो वो अलग होगा, है ना, डिस्क्रीट टाइम डिस्क्रीट स्टेट स्पेस, वो अलग से लिखा होगा उस केस में, अगर लिखा होगा तो। सो आपको जो पढ़ना है स्पेशली, आपका जो स्टेट स्पेस होगा डिस्क्रीट ही होगा। मैं ये बात कर रहा हूँ कॉन्टिन्यूअस टाइम स्टोकेस्टिक प्रोसेस। तो यहाँ वही है कि अगर जो टी सेट है, इफ टी इज अनकाउंटेबल सेट, है ना, अनकाउंटेबल सेट। सो इस तरह कहाँ पे जरूरत पड़ता है, जैसे इसका मैं देख रहा था एक दो एग्जाम्पल कि टाइम सीरीज, हाँ, वहाँ पे जैसे हो गया, या और भी बहुत सारे ना टाइम सीरीज में। प्रॉब्लमेटिक एनालिसिस में भी हो सकता है। तो ये सब है ना, दिस इज, हाँ, टाइम सीरीज में यूज होगा। दिस इज अनकाउंटेबल सेट, देन जो आपका स्टोकेस्टिक प्रोसेस है xt, जहाँ t बिलोंग्स टू t, सो दिस इज कॉन्टिन्यूअस टाइम स्टोकेस्टिक प्रोसेस। ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए नेक्स्ट, अच्छा ये तो हो गया तुम्हारे पास डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस का डेफिनेशन। सर एक बार ऊपर करना, वो ऊपर वाली डेफिनेशन लिख दीजिए। हाँ सर ठीक है। अच्छा, तो जैसे अभी हमने देखा कि टी जो है ना, तो ये हमारे पास, सर एक मिनट नीचे करना, ये कंटिन्यूअस वाला डेफिनेशन। हाँ, टी इज अनकाउंटेबल सेट। अगर टी जैसे एग्जांपल के लिए इसका अगर लिखोगे आप, जैसे जैसे एग्जांपल, हाँ, जो टाइम सीरीज में जनरली यूज होता है, तो यहाँ पर होगा एक्स टी सच दैट, जैसे यहाँ लिखा होगा टी बिलोंग्स टू 0 1,
यहाँ टाइम कॉन्टिन्यूअस है, हम ये नहीं बोल रहे xt का रेंज कॉन्टिन्यूअस है, तो यहाँ पे जो इंडेक्स है वो कॉन्टिन्यूअस है। सो ये इस एग्जांपल हो गया। और यहाँ ब्राउनियन मोशन भी हो सकता है। हाँ ब्राउनियन मोशन टाइप का, यस। सो यहाँ से xt सच दैट यहाँ t जैसे था कि नेचुरल नंबर मान लो एग्जाम, यहाँ तो 0 से स्टार्ट किया मैंने, सो t हाँ जैसे यहाँ पे 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, तो ये टाइम रैंडम वॉक ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स, ये हो सकता है। उस तरह से। और ये हो गया। अब जैसे मुझे एक, जैसे हम लोग एक स्टोकेस्टिक प्रोसेस मान लो लिखता हूँ, जैसे कंसीडर, अगर xn भी लिखता ना, t की जगह n लिख दिया, जहां n की वैल्यू हो सकती है 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। अगर आप कहीं पे लिखते हो xn इज इक्वल टू i, इसका क्या मीनिंग है, तो इसको पढ़ेंगे कैसे? तो यहाँ इंडेक्स क्या है और स्टेट क्या है, ये पूछना चाह रहा हूं मैं। सर n इंडेक्स है और i स्टेट है। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम क्या लिखेंगे कि प्रोसेस, जो प्रोसेस है या स्टोकेस्टिक प्रोसेस है, हाँ हाँ सौरभ कुछ बता रहे थे आप? नहीं सर, यही बता रहा था कि मैं ये n स्टेट है और i वो है। राइट, प्रोसेस इज इन स्टेट i एट टाइम n, ऐसा लिख सकते हैं आप। हाँ, कि n टाइम पे प्रोसेस n से लिखने में खराब लग रहा था, t लिखिए सर, मतलब हाँ t लिख दे, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आप इसको t कर दो। सो बाद में तो हम n के टर्म में जैसे बारकोव चेन जो डिफाइन करते हैं तुम देखोगे, तो यहाँ xt लिख लो, तो ये हो गया एट टाइम t हो गया इस तरीके से। सो xt देखो, ये जो i बिलोंग कर रहा है ना, i स्टेट स्पेस में होगा, i जो बिलोंग कर रहा है ये s में स्टेट स्पेस में होगा, और ये जो t है ये t में बिलोंग कर रहा है, जिसको हम लोग इंडेक्स सेट बोले या टाइम स्पेस बोल सकते हो, इस तरह से। सो ऐसा है, तो i है ना, ये तो जो स्टोकेस्टिक प्रोसेस है, xt इज इन स्टेट i, प्रोसेस इज इन स्टेट i एट टाइम t हो गया। ओके, तो ये तो हमने सिंपली एक ब्रीफ इंट्रोड्यूस किया कि स्टोकेस्टिक प्रोसेस क्या है। अब मार्कोव चेन एक पर्टिकुलर टाइप का स्टोकेस्टिक प्रोसेस है ना, तो अगर हम डिफाइन करें कि कोई स्टोकेस्टिक प्रोसेस मार्कोव चेन कब होगा, तो मार्कोव चेन को डिफाइन करना है आपको अब। अच्छा, एक और नोटेशन हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, सो पहले कि जैसे कैपिटल PIJ है ना, ये इन जनरल नोटेशन की बात कर रहा हूँ मैं। तो PIJ का मतलब क्या, एक नोटेशन होगा ना? ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। नहीं, मैट्रिक्स नहीं है, मैट्रिक्स तो सिर्फ P लिखो। नहीं, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है। हाँ, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक? सर फ्रॉम i to j। I to j। हाँ, ट्रांजिशन, सो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है ना, थ्योरीज तो मेनली आप लोग आता है, मैंने क्वेश्चंस है ना देखना है सॉल्व कैसे होगा, तो देख लेंगे इसके बाद। सो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी फ्रॉम I to j। हाँ, स्टेट I टू स्टेट j। सो स्टेट I से स्टेट j की ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी बताएगी। मतलब इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखे तो इसका मतलब है कि इनिशियली मान लो nth टाइम पे I स्टेट में है, सो n+1th टाइम पे j स्टेट में चला जाएगा। तो ये नोटेशन यूज करेंगे, इसका मीनिंग ये होगा, है ना। तो जब हम लोग PIJ लिखेंगे, इसका ये मतलब है कि nth टाइम पे ये I है ना स्पेस में है, या I स्टेट में है, एंड n+1 टाइम पे है ना, तो 1 स्टेप ट्रांजिशन हो रहा है यहाँ पे ना। यस सर। है ना, सो ये जैसे अभी कहते 1 स्टेप ट्रांजिशन है फ्रॉम स्टेट I टू स्टेट J। तो स्टेट I से स्टेट J में 1 स्टेप ट्रांजिशन हो रहा है। सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 स्टेप ट्रांजिशन फ्रॉम I टू J, ऐसे बोल सकते हो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 स्टेट, ये PIJ ऐसा बोल दो कि 1 स्टेप ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेट I टू स्टेट J, तो ये PIJ होगा। अच्छा, सो अभी हम डिफाइन करेंगे अब क्या, स्टोकेस्टिक प्रोसेस का डेफिनेशन क्या है, सॉरी मार्कोव चेन का। सो अब ये है कि मार्कोव चेन का डेफिनेशन क्या है, तो ये भी सबको पता ही होगा कि किसी स्टोकेस्टिक प्रोसेस को आप मार्कोव चेन कब कहेंगे। A stochastic process is said to be a Markov chain if it doesn't depends on the past values,
it only predicts the future by seeing the present state. जैसे स्टोकेस्टिक प्रोसेस, और बेसिकली सर डिस्क्रीट स्पेस में ही हो सकती है। हाँ तो ये इसलिए आपको ना डिस्क्रीट स्पेस की इन्होंने बात की है, तो यहाँ सिलेबस में डिस्क्रीट स्पेस की बात करनी है ना, कि फाइनाइट एंड काउंटेबल मतलब वही है कि डिस्क्रीट स्टेट पे होगा। सो यहाँ पे तो यहाँ पर पूरा डिस्क्रीट में काम करना है है, हाँ आपके यहाँ पे सिलेबस में डिस्क्रीट का ही है। तो फिर तो ब्राउनियन मोशन तो कंटिन्यूअस हो रहा है, फिर हाँ तो ब्राउनियन मोशन बाद में आएगा, मार्कोव चेन पे जो बेस्ड कॉन्सेप्ट है वो इस पे वो तो अलग ही टॉपिक है ना इससे। हाँ तो ये ब्राउनियन मोशन एंड में हम देखेंगे, ब्राउनियन मोशन इट्स प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन भी वो सब भी तो कंटिन्यूअस हो रहा है। हाँ तो वो सब आज अभी मैं देखना मार्कोव चेन का विथ फाइनाइट एंड काउंटेबल स्टेट्स पे सब बात करना है, तो आगे देखेंगे जब आएगा तो। सो अ स्टोकास्टिक प्रोसेस xt जहां t बिलोंग्स टू t है, दिस इज मार्कोव चेन या इट हैज मार्कोवियन प्रॉपर्टी है ना। तो इफ एंड ओनली इफ, तो मैथमेटिकली अगर आप लिखोगे तो इसका ये मतलब है कि प्रोबेबिलिटी xn plus 1 equal to j given p of xn equal to I, which is p of बाकी अगर मुझे दे रखा है मान लो n plus 1 I n minus 1 है, हाँ इंडेक्स कम कर दो बस, जैसे तो ये x तो I नॉट हो जाएगा, इस तरह से दे रखा है मुझे which is कि equal to कि इनिशियल स्टेट में वो आई नोट पे है एंड सो ऑन, nth स्टेट में आई पे है ना, स्टेट आई पे है, सॉरी nth टाइम पे आई स्टेट में है, तो n प्लस 1th टाइम में j स्टेट होने की प्रोबेबिलिटी जो होगी इट विल जस्ट बी इक्वल टू xn प्लस 1 इज इक्वल टू j गिवन xn इज इक्वल टू i, ये है ना। तो ये सिंपल डेफिनेशन हो गया, और इसी को हम pij लिख रहे थे उसमें, तो ये है 1 लिखते हैं हम इंडेक्स। हाँ यहाँ पे अब ये भी लिख सकते हैं, इस तरह से लोग लिखते हैं कि 1 ट्रांजिशन है तो ऊपर 1 लिखते हैं, नहीं भी लिखते हैं तो यहाँ पे मतलब वही फिक्स है, मतलब बाय डिफॉल्ट हम ये वो लेके चलेंगे, नोटेशन ऐसा लेके चलेंगे कि इसका मतलब है 1 स्टेप, अगर मोर देन 1 स्टेप होगा तो फिर उसको हम लिखेंगे वहाँ पे। सो ठीक है, सो ये डेफिनेशन है कि जो ये सिंपल कहने का मतलब जो है कि यहाँ पे n प्लस 1th टाइम में ये स्टेट j में होने की प्रोबेबिलिटी इट विल जस्ट डिपेंड्स ऑन कि nth टाइम ने कहाँ पे क्या है ना उसका स्टेट है, इट विल नॉट डिपेंड ऑन पास्ट, तो ऐसा बोलते हैं इसको है ना, प्रेजेंट जैसे बोलो। सो ये प्रेजेंट है और ये आपका फ्यूचर है, और ये सब क्या था, पास्ट था। सो जो फ्यूचर है ना इसका जो है इट probability of the future state will depend only on the present state, not on the past state, ये भी लिखते हैं ना। so ये तो ऐसा लिख सकते हो, बुक में ऐसा लिखा आता है, conditional probability of future state will depend only on present state, है ना। No, not on past. So ये सिंपल प्रॉपर्टी है इसकी। अब हमें क्या देखना है मेनली, यहाँ पे क्या डिफाइन करना है आगे। सो जैसे अभी हमने देखा था PIJ है ना, सो ये अगर तुम 1 स्टेप, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो PIJ हम लोग लिख रहे थे कि दिस PIJ इज, अभी बताया समझा हमने कि इसका मतलब यहाँ लिखा हुआ है कि xn प्लस 1 इज j गिवन xn इज i, तो ये 1 स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है फ्रॉम स्टेट i टू स्टेट j। इसका अगर एक हम मैट्रिक्स बना ले है ना, p अगर आप एक, तो डिपेंड करता है कि स्टेट स्पेस में उसमें क्या क्या है ना, तो s मैं लेके चल रहा हूँ स्टेट स्पेस, तो ये रेंज ऑफ xt है ना, रेंज ऑफ xt जो होगा वो है। तो अगर आप एक प्रोबेबिलिटी बना लो, क्या मान लो PIJ मतलब मैट्रिक्स, PIJ मैट्रिक्स बना लिया, अब डिपेंड करता है कि स्टेट स्पेस में कितने एलिमेंट है उसके हिसाब से ना। सो
इन जनरल मान लो कुछ नहीं है, तो जैसे अभी क्या बनाओगे आप लोग, तो इसको क्या बोलते हैं, सो यहाँ हो जाएगा P11, अच्छा डिपेंड करता है क्या है स्टेट। तो आप n क्रॉस n मैट्रिक्स ले रहे हैं? नहीं नहीं, एक मिनट, यहाँ पे मान लो 02 अगर मान लो n है, चलो अभी अगर ऐसा लिख दे हम कि इसका, तो यहाँ P1 तो यहाँ पे 0 से start, स्टेट स्पेस के एलिमेंट को क्या बोलते हैं? जैसे अभी आपने एस लिया 0 to n, तो वो फिर ये स्टेट है, 0 या स्टेट वो स्पेस के जो एलिमेंट है वो स्टेट को स्टेट। बोलते जैसे यहाँ आई था ना, तो वो स्टेट होगा। जैसे अगर मैं लिखूं P मान लीजिए 10 या है ना 12 या 01 लिख लो, तो P10 का क्या मतलब होगा, प्रोबेबिलिटी xn+1 इज 1 गिवन xn इज 0। तो ये जो स्टेट स्पेस के एलिमेंट है वो स्टेट्स हैं, है ना। तो 0 स्टेट, 1 स्टेट, 2 स्टेट, इस तरह से, तो ऐसा बोलेंगे। स्टेट स्पेस मतलब सेट ऑफ ऑल जो भी स्टेट है ना। तो यहाँ पे 0 1 2 3 xt का रेंज है। तो यहाँ पे क्या है कि स्टेट 0 में है nth टाइम पे, n+1 टाइम पे 1 स्टेट में चला गया, ये है। तो इसी को जैसे हम लोग एक मैट्रिक्स से डिनोट करेंगे इसको, है ना, इसे बाकी भी लिख सकते हैं। अगर P12 लिखेंगे तो इसका मतलब हो गया कि xn, है ना, एक होमोजीनियस का कॉन्सेप्ट आप जानिए, होमोजीनियस लेके ही चलते हैं इन जनरल हम लोग, कि होमोजीनियस का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि n आप कुछ भी ले लो, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू, जो भी t में बिलोंग कर रहा है, ये सेम चीज है। इसका मतलब डिपेंड n पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा n चेंज करने से। पर फिर तो ये 1 2 होगा, मतलब हाँ आपने अच्छा, यहाँ से 1 से 2 में, ये ना अभी ठीक है। 1 से 2 सो P12 का मतलब है, ये P01 था कि 1 से 2, तो nth टाइम पे स्टेट 1 में थी, 1 स्टेट में, n+1 इस टाइम पे 2 स्टेट में है, ठीक है। बाकी आप लोग बुक से पढ़ के आना नेक्स्ट टाइम जी। नहीं नहीं, अभी हम मैट्रिक्स अब बनाते हैं। ये तो ये सब प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम लोग, 1 स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, है ना। तो यहाँ पे होगा, तो इसका क्या एलिमेंट्स होंगे, जैसे अगर मैं 0 1 2 अप टू मान लो n ले लेता हूँ, उसका 0 1 2 अप टू n है स्टेट स्पेस, तो उस वजह से क्या लिखेंगे, 0 0 0 1 0 2 चलती रहेगी, 0 n हो गया। ऐसे ही P10 P11 P12 P1n ऐसे चलेगा, बाकी ऐसे चलता रहेगा। P यहाँ पे 0 1 2 होता था, P20 P21 P22 P2n ऐसे चलेगा। सो Pn0 Pn1 Pn2 Pnn, ठीक है। तो इस तरह से ठीक है। इसको बोलते हैं P को हम क्या बोलते हैं, सो व्हाट इज नेम ऑफ दिस मैट्रिक्स, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स तो TPM। ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, सो एक्चुअली ये 1 स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है ना। सो यस सर। तो ऐसे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स मतलब वही 1 स्टेप होगा। सो अगर लिखा होगा ज्यादा होगा तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, ये शॉर्ट में ना TPM इसको यूज करेंगे। सो ये हमारे पास है कि P बराबर यहाँ पे है ना, जो P लिखा हमने Pij, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स की, Sum of all the rows will be equal to 1, यस and not necessarily all the columns will be equal to 1. And if the sum of the rows and the columns are equal to 1, then we देन will इट्स call it डबली the स्टोकेस्टिक। डबल स्टोकेस्टिक, है ना। और सर ईच एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0, ये 3 केस। हाँ, सो greater than यहाँ equal to 0 each element. हाँ, तो यहाँ पे जो Pij है, जो भी उसमें डिपेंड करता है कि स्टेट स्पेस में कितने एलिमेंट है, तो उतने क्रॉस उतने का मैट्रिक्स बनेगा, है ना। स्टेट स्पेस में अगर मान लो जैसे n+1 एलिमेंट लिया हमने यहाँ पे, तो उस केस में n+1 क्रॉस n+1 का बना है। तो डिपेंड करता है कितने एलिमेंट है स्टेट स्पेस में, उसके हिसाब से। तो वो यहाँ प्रॉपर्टी ये है कि Pij will be more than equal to 0 and for all ij
एंड समेशन ऑफ पी आई जे आई का 1 होगा। आई या जे, क्या यहाँ पे इंडेक्स सम किस पे होगा? सर आई पे होगा। नहीं, सोचो, आई पे इंडेक्स करो, इसका मतलब क्या है? तुम कॉलम को सम कर रहे हो, और आई सर पे इंडेक्स जे लेने का, होगा सर। सर क्योंकि जे पे होगा ना। ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम आई पे इंडेक्स मतलब ये 0 1 2 ये ऐड हो रहा है, तो अगर वैसे ऐड हो रहा है P00 P10 P20 Pn0 है ना, तो वैसा नहीं। तो यहाँ जे पे इंडेक्स लेना पड़ेगा जो भी है। अब डिपेंड करता है स्टेट स्पेस में क्या है, तो मैं 0 से इन्फिनिटी कर देता हूँ। मान लो इस तरह से है कि स्टेट स्पेस में मान लो 0 से, या 0 से n तक करना है, n तक करना है, n तक के लिए लिख लो, इन्फिनिटी तो n तक करना है, n तक लिख लो। इस तरीके से ये 1 होगा फॉर ऑल आई। तो मतलब फॉर ऑल आई मतलब आई फिक्स करना है तुम्हें। जैसे आई को 0 पुट फिक्स कर दिया तो ये सम तुम्हारी 1 हो जाएगी, जे पे समेशन हो जाएगी P00 01 02। तो आई फिक्स है यहाँ पे, तो ये सम टोटल आपका इस तरीके से 1 होता रहेगा, रो सम 1 रहेगा। एंड कॉलम सम जरूरी नहीं 1 है। तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी में बस ये रिक्वायरमेंट है कि पी आई इज मोर देन इक्वल टू 0। हाँ, और कुछ रिक्वायरमेंट है इसकी? तो ये हो गया। नहीं सर, ये मैट्रिक्स अगर मैं स्टेट स्पेस ये फिक्स कर रहा हूँ 0 to n है, तो ये आपका जो मैट्रिक्स होगा ये n क्रॉस n प्लस 1 क्रॉस n प्लस 1 की बनेगी। एंड ठीक है, n प्लस 1 क्रॉस n प्लस 1 की बनेगी। और यहाँ पे पी आई जे पॉसिबल, हर रो का सम 1 होगा। तो यहाँ कहने का मतलब जो रो सम है इज 1। हाँ, अगर कॉलम सम भी 1 हो गया तो उसका नाम जैसे मैंने बताया डब्ल्यू स्टोकास्टिक मैट्रिक्स। डब्ल्यू टीपीएम। तो इसमें क्या होगा कि आपका एक जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है, यहाँ पे पी आई जे अगर स्टेट स्पेस में वही लेकर चल रहा हूँ, मान लो अभी 0 से n फिक्स कर देते हैं, तो हाँ, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी कि पी आई जे जो है दैट इज मोर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई फॉर ऑल जे। एंड जो समेशन है पी आई जे इंडेक्स आई ले लो तब भी 1 होगा, एंड समेशन प्रोबेबिलिटी आई जे जे पे भी 0 से स्टार्ट करो 0 to n, ये भी 1 होगा। ठीक है, तो इस ईच रो एंड ईच कॉलम का सम 1 हो जाएगा। ओके, जैसे एक एग्जांपल अगर लिखें हम कि मान लीजिए, अच्छा एक तो ये भी लिखता हूं मैं। एक होता है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स हो गया। अब ट्रांजिशन डायग्राम क्या होता है? ट्रांजिशन डायग्राम जिसको डायग्राफ बोलते हैं ना। हाँ हाँ सर ट्रांजैक्शन प्रोबेबिलिटी को हम डायग्रामेटिक वे से दिखाते हैं, जब दिखाते हैं ना, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। तो ये क्या होगा कि वही चीज जो आपका मैट्रिक्स है उसी को आप डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं। हाँ, कि जैसे स्टेट पे 0 to n है तो उसमें आप 0 से 0 जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 0 से 1 जाने की क्या प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स पे लिखा रहता है। तो वही चीज आप डायग्राम के थ्रू शो करते हो। तो जैसे यहाँ पे स्टेट प्लेस मान लो 0 है, जैसे 1 है, 2 है, n है, तो आपको देखना है 0 से 1 पे जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 0 से 0 की क्या प्रोबेबिलिटी है, या 1 से 0 की क्या है। ये तो ये आपको मैट्रिक्स में लिखा रहता है, तो इसी को हम डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं। मैं वर्ड में लिख सकता हूँ डेफिनेशन, है ना, और डायग्राम रिप्रेजेंटिंग ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स इस तरह से। सो ये आपके पास आ जाएगा। या वर्ड में अगर डेफिनेशन देखो तो बुक में लिखा रहता है, क्या रहता है, कुछ इस तरह से लोग लिखते हैं। A diagram consists of circles showing circles and showing the state and age from the circle to one circle. ये मतलब ये वर्ड में समझाना चाह रहा है। कनेक्टिंग लाइंस बाय यूजिंग हाँ, तो इस तरह से है। बट एक जैसे एग्जांपल के थ्रू इसको समझो वर्ड टू वर्ड लिखने के। तो एक जैसे आपको ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स मान लो हम देते हैं। सो मेरे पास एक मैट्रिक्स है दिस, तो एक स्टेट स्पेस है। सो मान लीजिए स्टेट स्पेस आपके पास है 0 1 2 3 या 0 1 मान लो 0 1 2 ये है। और ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स आपको दे रखा है इन्होंने 0.1 0.2 0.1, नहीं तो गलत दिख रखा है ना इसमें, तो नहीं वर्ड नहीं रहा सर। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 7 होगा ना, 7 होगा। और 1 0 0 एंड 0 1 0।
तो ये आपका ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है, ठीक। स्टेट स्पेस 0 1 2 0 1 2। अब इसका आप ट्रांजिशन डायग्राम के थ्रू अगर दिखाना चाहो तो सिंपली यही होगा कि यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, अब कैसे ही बना सकते हो आपको, है ना, ट्रायंगल You टाइप। want to. सो 0 1 2 ऐसे ही बना सकते हो। तो ये हमने जो स्टेट्स हैं वो लिख दिए। अब इसके थ्रू देखेंगे कि जैसे 0 to 0, सो 0 to 0 जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.1, ठीक। 0 to 1, तो अगर मैं ऐसे लिखूं, मान लीजिए 0 to 1, तो ये 0 to 1 की प्रोबेबिलिटी है 0.2, और 0 से 2 की प्रोबेबिलिटी है 0.7, है ना, ये था। अब 1 to 0, देखिए सेकेंड 1 to 0, ये एलिमेंट क्या आपको देखना है, रो और कॉलम देखने हैं। तो 1 to 0 जाने की प्रोबेबिलिटी है 1। अब अगला 0 है, 1 to 1 जाने की प्रोबेबिलिटी, मतलब देयर इज नो वे फ्रॉम 1 to 1, ठीक है। और तो स्टेट 1 से, तक जाएगा सर। हाँ, अब 1 से 2 में जाने का भी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, सो देयर इज नो वे। एंड 2 से 0 में 0 है, 2 से 1, तो 2 से 1 की प्रोबेबिलिटी है, सो ये 0.2 किसका, इसका था ना, 0 से 1 का। तो 2 से 1 जो होगा ये प्रोबेबिलिटी 1 है। तो ये जो हमने डायग्राम बनाए हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन डायग्राम, है ना, या स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम इसको लिखते हैं। इसको डायग्राफ भी बोलते हैं ना। हाँ हाँ। सो इस क्या होगा, डायग्राफ भी वही बात है। सो यहाँ से, ठीक है ना, तो ये इस ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स को ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है जी। जैसे आप बाकी बना के, इसके आगे ना बहुत जरूरत पड़ेगी इस डायग्राम की, है ना, रिकरेंट देखने के लिए, या तो मैथमेटिकली करो या वैसे ही देख के पता चल जाता है। तो ना रिकरेंट स्टेट है या ट्रांजिएंट है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन भी फ्रिक्वेंटली आते हैं गेट और नेट में भी। तो ठीक है, तो ये तो हो गया तुम्हारा। अब आगे अगर डिफाइन करें एम स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे? Pij और उसकी पावर में n होगा। ये जैसे कुछ और अगर एग्जांपल देखो, जैसे मान लो आपको एक और एग्जांपल है जहाँ पे 1 स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स दे रखी है इन्होंने, कि मतलब ये बना के देख लो जस्ट, जो स्पेशली बिगिनर है, बाकी लोगों को तो पता ही होगा जिन्होंने पढ़ रखा है। तो जो बिगिनर लोग हैं, जैसे 0.7 दे रखा है, 0.30, फिर ये 0.1, 0.3, 0.6, यहाँ 1 0 0, जैसे ये है। तो ये हमारा ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है। अब स्टेट स्पेस क्या है, तो स्टेट स्पेस इन्होंने दे रखा है 1 2 3, है ना। कई बार 0 से स्टार्ट करेगा, कई बार 1 से स्टार्ट करेगा, ठीक है ना। तो ये तुम्हें देखना है कि क्वेश्चन में क्या है। कई बार बच्चे यहाँ भी गलती करते हैं, ज्यूम नहीं करना आपको, तो वहाँ लिखा रहेगा स्टेट स्पेस क्या है। तो ये 1 2 3 है, तो यहाँ से 1 2 3, इधर 1 2 3, तो यहाँ भी ऐसे ही 2 ही है, या मैं कोई बड़ा बना देता, तो चलो ठीक है, ये देख लो। सो ऐसे भी, या जैसे वहाँ पे ऐसे बनाए थे, आप ऐसे बना सकते हो कई बार कि 1 2 3। तो इसमें क्या होगा, फिर से वैसे ही है कि लाइक 1 to 1, सो 1 to 1 की प्रोबेबिलिटी है 0.7, 1 to 2 0.3, फिर 1 से 3 दिस प्रोबेबिलिटी, अच्छा नहीं, तो यहाँ जा नहीं सकते, 0 है, सो देयर इज नो वे फ्रॉम, है ना, मतलब 1 से 3 पे जाने का कोई रास्ता नहीं है। अब यहाँ से आपके पास 2 से 1, सो 2 से 1 जाने की प्रोबेबिलिटी 0.1 है, फिर 2 से 2 जाने की, तो 2 से 2 ये 0.3 है, 2 से 3 जाने का 0.6 है, देन 3 से 1, तो 3 से 1 आने का प्रोबेबिलिटी 1 है, बाकी कोई रास्ता नहीं है। तो ये जो हमने बनाया ये भी इस ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स से करस्पॉन्डिंग स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है ना। सो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम ये हो गया। बाकी अब 4x4 का बना के देख लो एक। सो नेक्स्ट एग्जांपल, अगर मैं 4x4 का मैट्रिक्स लिखूं, तो यहाँ पे आपके पास मैट्रिक्स दे रखा है 1/4 1/4 1/4 1/4 1/2 1/2 0 0 0 0 1 0 एंड 1/2 0 0 1/2, और यहाँ पे स्टेट स्पेस है 1 2 3 4।
तो इसका आप डायग्राम बनाओ जरा, चेक करो। चलो बना तो लेंगे ही, तो मैं बनाता हूँ। So you make one transition diagram. तो ये transition probability matrix है. This is transition probability matrix. अब आपको बनाना है state transition diagram. ये क्या आएगा? तो सिंपली है ना, मान लो ऐसा अगर लिखूं मैं, कि 1 2 कैसे भी लिख सकते हो आप, 3 4 मान लो इस तरह से बना दो। सो यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक। तो जैसे 1 से 1 जाने की प्रोबेबिलिटी है, तो यहीं लिख देता हूँ 1 से 1 का, दिस इज 1/4। फिर 1 से 2 1/4, 1 से 3 तो यहाँ आएगा 1/4 एंड 1 से 4, सो दिस इज 1/4। सो 1 से है ना 1 to 1 इस तरह से। फिर 2 से 1 जाने की हाफ, सो 2 से 1, 2 to 1 दिस इज 1/2। फिर 2 to 2, सो 2 से 2 का भी 1/2। देन 2 से 3 और 2 से 4 का कोई रास्ता नहीं है, ठीक। एंड ऐसे ही 3 का देख लो, सो 3 to 3 का 1 है, 3 to 3 1 है, एंड बाकी 4 से 1 और 4 से 4, सो 4 से 1 जाने का रास्ता है। सो यहाँ कलर चेंज, सो 4 से 1 जाने का रास्ता होगा, एंड इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2 एंड 4 से 4, सो ये है 1/2, ठीक है ना। तो ये ट्रांजिशन डायग्राम है, आप चेक कर लो एक बार, ठीक है। ये तो सब लोग बना लेंगे, इजी है। बस आपको जितने स्टेट स्पेस है वो स्टेट स्पेस में जो स्टेट्स हैं वो लिखने हैं, फिर देखना है किस स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी क्या है और ट्रांजिशन है कि नहीं है, ठीक। अब जैसे नेक्स्ट आएगा, तो अभी हम लोग 1 स्टेप ट्रांजिशन देख रहे थे ना, तो जो नोटेशन हमारा हमने यूज किया है PIJ का, उसका एक्चुअली मतलब ये है ना, जैसे PIJ लिख रहे थे ना हम, सो PIJ का मतलब, इसका मतलब ये भी नोटेशन लिख सकते हैं 1। तो ये 1 जो ब्रैकेट में ऊपर लिख रहे हैं, इसका मतलब कितने ट्रांजिशन है यहाँ पे, है ना, जैसे लिखा था हमने कि xn+1 इज j गिवन xn इज i। सो nth टाइम पे स्टेट i में है, n+1th टाइम पे स्टेट j में है, तो n से n+1 टाइम में जाना, तो 1 स्टेप ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है। जैसे अब क्या होता है कि 2 स्टेप ट्रांजिशन को कैसे डिफाइन करोगे, उसको कैसे लिखते हैं? PIJ2 सर वो पहले बेसिकली किसी और स्टेट में जाए, फिर वो टारगेटिंग स्टेट में जाए। सर n+1 की तरह n+2 आ जाएगा। यस, तो यहाँ पे जैसे आपके पास है xni है, तो यहाँ xn+2 हो जाएगा, मतलब i से j में जा रहा है 2 स्टेप में, है ना। तो यहाँ पे जैसे यहाँ i से सीधा j में जा रहा था, ये है। अब क्या है कि i2 कोई और स्टेट में जाएगा k एंड देन k to j, ऐसा। सर I to I में भी जा सकता है ना पहले? हाँ, मतलब ऐसे i to i में जा सकते हैं, हाँ वहाँ पे जैसे ऐसे लिखने का, तो j में जा रहा है 2 स्टेट में, i to i भी हो सकता है, यस, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। तो इस तरीके से मतलब ये 1 स्टेप 2 स्टेप, तो इसका ना, तो यहाँ क्या बोल रहे हैं हम लोग कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेट i to स्टेट j इन 2 स्टेप, ये एक्चुअली है ना। तो इसका मीनिंग ये होगा। अब जैसे आपसे फाइंड किया जाएगा, तो इसमें जैसे P मैट्रिक्स हमारे पास था, है ना। सो P मैट्रिक्स क्या बताती है, PIJ, ये ना जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, ये 1 स्टेप, तो जो हम लोग लिख रहे थे 1 स्टेप ही था हालांकि वो, सो ये जो लिख रहे थे दिस इज सो अगर p² फाइंड करोगे तो क्या बताएगी, सर यही 2 स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी सारी, है ना।
हाँ, जैसे आप वो सिंपली, मैट्रिक्स का भी मल्टीप्लिकेशन करते जाते तो वो वही हो जाता है। क्योंकि इस तरीके से भी आप डिसाइड कर सकते हो, और अगर आप पी स्क्वायर निकाल लोगे तो पी स्क्वायर में जाएगी ये पी आई जे 2 आ जाएगी ना। दिस इज 2 स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, है ना। इनफैक्ट जैसे आप इसको जनरलाइज कर लो कि जैसे m स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, है ना। तो ये क्या आएगा, सेम स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी को अगर मैं डिफाइन करूं तो इसका मीनिंग भी वही है जैसे 2 स्टेप के लिए किया हमने, तो m स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ भी मीनिंग आपको समझ आ रहा होगा कि जैसे इसका मीनिंग होगा पी आई जे और यहाँ m लिख देंगे। सो मतलब वही है जैसे आप लोग जानते हो कि लाइक अगर nth टाइम पे स्टेट i में है तो स्टेट j में जाएगा कितने स्टेप बाद, x n plus m equal to j। हाँ तो हाँ, यहाँ ये n प्लस m हो जाएगा इज इक्वल टू j। तो nth टाइम पे स्टेट i में था, n प्लस m टाइम पे स्टेट j में है। सो ये है ना, जैसे हमने कहा कि p हमारे पास ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है पी आई जे। सो ये 1 स्टेप ट्रांजिशन था टीपीएम, p की पावर m निकाल सकते हो आप। तो इससे जो आपकी वैल्यू आ जाएगी, इसके जो एलिमेंट्स आएंगे वो ये आ जाएंगे कि स्टेट i टू j m स्टेप में जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ये दिस इज m स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, जैसे आपसे अगर पूछा जाए, ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन अगर लिखूं मैं एग्जाम्पल कि आपको एक ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स देता हूं मैं, ओके, और आपको बताना है कि P एक ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है। तो पहले तो स्टेट स्पेस बता दो ना, तो स्टेट स्पेस है S इज इक्वल टू 1 2 3, और आपको यहाँ पे क्या करना है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स 1 स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, ये P है, ये आपको बता रखा है 1/3 1/3 1/3 0 1 0 हाफ 0 हाफ, ठीक है। तो ये आपका 1 स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है। तो यहाँ से आप सिंपली जैसे मान लो ये 1 2 3 है, 1 2 3 है, तो सिंपली आप अगर लिखना चाहो जैसे P11 एक स्टेप में जा रहा है तो ये 1/3 इस तरह लिख सकते हो आप। P12 एक स्टेप में तो ये 1/3 है, ठीक है ना, यही है। और P13 एक स्टेप में तो क्या जा रहा है 1/3, ऐसे बाकी एलिमेंट्स आप लिख सकते हो एंड सो ऑन। लास्ट में जैसे P33 एक स्टेप में जा रहे हैं हम लोग, सो कितना 1/2 है। 1/2। अब आपको अगर फाइंड करना, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 3 इन 2 स्टेप तो फिर p स्क्वायर लिखना करना पड़ेगा। हाँ, तो 2 तरीका से कर सकते हैं आप लोग, पी स्क्वायर से भी कर सकते हैं और बिना पी और एक स्क्वायर तरीका है ग्राफ वाले से। मतलब ग्राफ करके फिर ग्राफ पे कर सकते हैं। तो ग्राफ बना के ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी को 2 तरीके से करके देखते हैं। P13 P11 P31 निकालो जरा आप लोग आंसर, बताओ क्या आएगा। जिनको समझ आया देखो एक बार ट्राई करके। मैं क्या पूछ रहा हूँ, तो मैं आपसे इनडायरेक्टली पूछ क्या रहा हूँ, इनडायरेक्टली मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि P1 2 3 इन 2 स्टेप ये क्या होगा। 1 से 3 जाना है 2 स्टेप में, तो आप ट्राई कीजिए जैसे भी समझ, जिनको जैसे समझ आ रहा है, क्योंकि एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आते नहीं है, सब डेफिनेशन या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि वो प्रूफ करना एक्सपेक्ट नहीं करता ना एग्जाम में आपसे, ये है। सो ट्राई करो, बाकी लोग बताओ क्या आंसर आ रहा है आप लोग का।
सर 1/3। ओके, बाकी लोग ट्राई करो, यही सीखना है। देखो यही सीखोगे, वरना किया हुआ तो मिल जाएगा एग्जाम्पल, लेकिन आप जब खुद करोगे ना तभी आप सीखोगे। गलत भी करोगे तो सीखोगे, सही करोगे तभी सीखोगे कि हाँ। तो आपको ट्राई करना है सभी लोगों को। नहीं सर, वो गलत काट दिया मैंने, वो 5/18 होगा बेसिकली, ठीक है, वो डिवाइड गलत हो गया, 5/18 है। ठीक है, हाँ मान लो एक ऑप्शन ये भी है सपोज। नेक्स्ट, बाकी लोग। सर 5/18 ही होगा। ओके, हो गया सबका? 2 लोगों ने बताया, बाकी लोग क्या क्या आ रहा है? सर 1/3 आ रहा है मेरा। आपका भी 1/3 आ रहा है, ठीक है। बाकी लोग ठीक है भाई, चलो देख करके देखते हैं। तो मान लो सर 1 इसमें एक चीज बताओगे, इसमें हाँ ऐसा कुछ भी है कि मतलब सेकंड ही स्टेप में पहुंचे, मतलब हाँ 2 स्टेप में ही पहुंचे, हाँ। उससे अच्छा, पहले ये 3 पे नहीं जा सकता। नहीं यहाँ पे Ten ऐसा नहीं है, element वो है बाद में आएगा। अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ मैं वो कंफ्यूज हो रहा हूँ अभी, पुराने कॉन्सेप्ट याद है। नहीं, वो वहां पे आएगा एफ, यहाँ पे F13 का नोटेशन यूज करूंगा वहां पे। तो वहां पे क्या होगा कि रीचिंग 3 फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना। तो यहाँ ऐसा नहीं होगा। तो देखो ये तो तुमने फाइंड किया होगा पी स्क्वायर। सो यहाँ मैं 2 तरीके से करता हूँ, तुम्हें समझ आएगा क्या हो रहा है यहाँ पे एक्चुअली। सो अगर हम फाइंड करें पी स्क्वायर, जैसे तुमने सिंपली निकाल लिया, तुम्हें मेनली किस एलिमेंट में इंटरेस्ट है यहाँ पे? 1 3 ना, तो 1 2 3 1, यहाँ P13 पूछा हुआ है तो 1 3। तो मुझे ये वाला एलिमेंट चाहिए, फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम वाला। तो तुम यहाँ पे क्या करो, बस P को फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करो, ये करना ना। तो तुम्हें क्या करना है कि P तुम्हारे पास, अरे इतना मत लिखो, देखो। सो तुम्हें बस फर्स्ट रो, तुम्हारे पास फर्स्ट रो क्या है P में? फर्स्ट रो है 1/3 1/3 1/3, और थर्ड कॉलम क्या है? 1/3 0 1/2, यही है ना, चेक कर लो। P13, सो ये कितना आ जाएगा? 1/9 प्लस 0 प्लस 1/6, तो ये तुम्हारे पास 18 ले लो। 5/18 इससे आया। तो हमने क्या किया, एक्चुअली मैंने पी स्क्वायर निकाल रहा था, ठीक है ना। मैंने क्या निकाले हैं, पी स्क्वायर निकाले हैं, लेकिन पी स्क्वायर में सारे एलिमेंट निकालने की जरूरत है नहीं, है ना। आप अगर फाइंड से 1 2 3 स्टेट है तो इसमें 9 एलिमेंट्स है ना, एक यहाँ 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 आएगा, यहाँ 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 यहाँ। तो मुझे बस ये था 1 से 3 इन 2 स्टेप। तो पी स्क्वायर जो बताएगा, पी स्क्वायर इज 2 स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। तो सिंपल, यहाँ पे जो आंसर जो मैंने निकाले थर्ड एलिमेंट ये आया 5/18,
तो मुझे बस यही चाहिए था, अभी बाकी नहीं चाहिए था। तो मैंने क्या किया, ये एलिमेंट कब मिलेगा पी स्क्वायर में, जब पी के फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर लो, डायरेक्टली मिल जाएगा। तो फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, जब पी स्क्वायर है ना, पी इंटू पी कर रहे हैं, तो पहला पी का फर्स्ट रो, दूसरे पी का थर्ड कॉलम, मल्टीप्लाई कर लो, ये एलिमेंट मिल जाएगा। तो 518 आएगा। दूसरे तरीके से करके देखते हैं। सो दूसरे तरीके से क्या होगा, सेकेंड मेथड इसका ये है कि हम इसका ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, ट्रांजिशन डायग्राम पहले बना लेते हैं। तो ट्रांजिशन डायग्राम बनाओ, तो 1 2 3। सो ये क्या बोल रहा है कि 1 से 1 जाने का 1/3, और 1 से 2 जाने का 1/3, 1 से 3 जाने का 1/3, फिर 2 से 2 जाने का 1 हो जाएगा, और फिर तुम्हारे पास 2 से और कहीं जाने रहा, 3 से 1 हाफ, सो 3 से 1 1/2, और 3 से 3 1/2, और कुछ नहीं है। ठीक है जी। अब देखो, जैसे अगर आपको क्या करना है, अब हमें पहुंचना था 1 से 3 जाना है 2 स्टेप में। तो यहाँ तुम क्या फील कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। सो क्या क्या पॉसिबिलिटी तुम यहाँ पे देखो, अगर तुम डायग्राम में देखो, सो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं ये देखो तुम, कि 1 2 3 इन 2 स्टेप, तो 1 स्टेप दिस एंड 1 स्टेप दिस। सो बीच में क्या है, तो 1 से तुम 1 पे, यहाँ पे देखो तुम एक बार, तो यहाँ 1 से 1 जाने की प्रोबेबिलिटी है ना। सो 1 से 1 जा सकते हैं, और फिर है ना 1 से 1 जा सकते हैं, फिर 1 से 3। और क्या पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी ये है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, 2 से 3, 1 से 2 जाने का है यहाँ पे, लेकिन जाने का रास्ता तो नहीं है ना, मतलब लिख सकते थे लेकिन वो 0 हो जाएगी, अगर चाहो तो ऐसा लिख सकते हो। हाँ लेकिन वो 0 ही इसकी होगी। प्रोबेबिलिटी बाद में, क्योंकि 1 से 2 जाने का प्रोबेबिलिटी है, लेकिन 2 से 3 पे नहीं जा सकते, है ना। तो वैसे तो पॉसिबिलिटी लिखो, ये हो सकता है, या तीसरा है कि 1 से 3 और 3 से 3, ऐसा कर लो, है ना, यही है। हाँ सर, यही चीज पूछ रहा था मैं, कि वो पहले 1 हाँ से हाँ 3 पे लाउड है, चला जाए, फिर 3 से हाँ 3, कि क्योंकि तभी मेरा आंसर सेम नहीं आ रहा था, अब आ रहेगा। ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम नहीं पूछा, यहाँ पे जब 2 स्टेप में पहुंच जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये पहली बार जा रहा दूसरी बार पहुंच रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 स्टेप में 1 से 3 यहाँ पहुंचने थर्ड की, वाले में हाँ सर सेकंड वाला तो नहीं होगा सर। 1 से 3 जो आपने लिया है वो फर्स्ट स्टेप में ही पहुंच जा रहे हैं 3 पे। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ये पूछा है कि 2 स्टेप में पहुंचने की क्या तो प्रोबेबिलिटी है। हाँ, सर 1 2 से कैसे 3 में जाएगा? नहीं नहीं, अरे मैं पॉसिबिलिटी लिख रहा हूँ बिना डायग्राम देखे, अभी क्या अच्छा चलिए। पॉसिबिलिटी है, बिना डायग्राम देखे मैं देख रहा हूँ क्या पॉसिबिलिटीज हैं। हाँ जी, क्योंकि इसने ये नहीं पूछा कि क्या प्रोबेबिलिटी है रीचिंग 3 फॉर द फर्स्ट टाइम, यस सर, वो एक अलग है। यहाँ बस पूछा है कि मुझे 2 स्टेप में जाना है, तो प्रोबेबिलिटी बताओ, तो कैसे भी जाऊं, मुझे 2 स्टेप में 3 तक पहुंचना है। तो देखिए मैं अलग अलग निकालता हूँ, पहले इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो 1 से 1 जाने की प्रोबेबिलिटी 1/3, एंड 1 से 3 जाने की प्रोबेबिलिटी 1 से 1 1/3, 1 से 3 जाने की 1/3, तो ये तो 1/9 हो गया, चेक कर लो 1 से 1 जाने का ना। हाँ सर ठीक है सर, 1/9। हाँ, और अगला जो होगा 1 से 2 जाने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 से 2 जाने की प्रोबेबिलिटी 1/3, 2 से 3 जाने की प्रोबेबिलिटी, तो 2 से 3 जाने की प्रोबेबिलिटी पूरा 0 हो गया, और यहाँ पे 1 से 3 जाने की फिर से 1/3, एंड 3 से 3 जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो ये आ गया 1/6। अब इन तीनों को ऐड कर लेंगे आप, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी था 5/18 होगा। तो यहाँ से P13 इन 2 स्टेप, तो है ना 1/9 प्लस 0, आइदर दिस इज द वे और दिस और दिस, देयर आर 3 पॉसिबिलिटी। तो और का मतलब पता आपको, ऐड करते हैं, सो दिस और दिस और दिस, सो 1/6, तो 5/18 आ गया। यहाँ भी वही हुआ, आप देखेंगे तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई जब करे तो चल वही रहा था, यहाँ भी हुआ वही है कि आपने 1/3 को 1/3 से मल्टीप्लाई किया, 1/3 को 0 से, 1/3 को 1/2 से, सो हुआ वही है यहाँ भी, और यहाँ भी वही हुआ है, बस वहाँ पे मैट्रिक्स के थ्रू हुआ है, यहाँ पे हमने डायरेक्टली किया है। सो ऐसे भी कर सकते हैं ना, यहाँ पे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, पी स्क्वायर निकाला और देख लिया फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में, मतलब इंडेक्स पे कि 1 स्टेट एंड
थर्ड स्टेट पे कौन सा एलिमेंट, द कॉलम रो करस्पॉन्डिंग टू वन स्टेट एंड कॉलम करस्पॉन्डिंग टू थर्ड स्टेट क्या एलिमेंट है, उससे आ गया। तो ये हो गया आपके पास। जैसे एक और क्वेश्चन ट्राई कर लो आप। अच्छा, कई बार अगर ऐसा हो, अगर ये नोटेशन हालांकि यूज करेगा नहीं वो, Pij0, इसका क्या मतलब है? सर इनिशियल स्टेट। सर 1 होगा सर। हाँ, तो ये 1 कब होगा और 0 कब होगा? When I equal to j, I not equal 0 if I not equal to j. तो आई से अगर Yes, सेम sir. ही है तो नो ट्रांजिशन हो रहा है ना, मतलब जीरो अपनी इनिशियल स्टेट पे ही है वो बेसिकली। हाँ, इनिशियल स्टेट आई जे सेम है तो 1 रहेगा, लेकिन अगर आई जे डिफरेंट हुआ तो मूव तो कर नहीं रहा हो, जीरो ट्रांजिशन है, तो आई से जे पे कैसे पहुंचेगा? तो प्रोबेबिलिटी 0 रहेगी अगर आई जे डिफरेंट है तो। अगर ऐसा कभी जरूरत पड़ा तो ये नोटेशन है। बाकी तो हमने अभी एक्सप्लेन किया ही कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब 1 ट्रांजिशन है ना, इसका मतलब 2 ट्रांजिशन, m होगा तो m ट्रांजिशन, इस तरीके से। सो ये है, तो यहाँ पे ओके। तो इसका अगर है ना मैथमेटिकली लिखते तो क्या लिखते तुम, कि यही है कि xn इज इक्वल टू j गिवन xn इज i, यही ना इसकी प्रोबेबिलिटी, 0 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो Pij 0, तो मतलब वही है कि nth टाइम पे i स्टेट में है तो nth टाइम पे j स्टेट में होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? कोई 0 ट्रांजिशन हो रहा है। 1 ट्रांजिशन में ये था कि n+1th टाइम पे j होगा अगर nth टाइम पे i में था, तो 2 का मतलब आपने देखा है कि n+2th टाइम में i पे होगा गिवन j पे होगा जब ये i पे था, ये चेंज सो ऑन, ठीक है। तो जैसे अब जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि मान लो एक और क्वेश्चन देख लो, ये अगर मैं डिफाइन करूँ अगला वर्ड, सो ये कम्युनिकेटिंग क्लास क्या होता है? उससे पहले अगर बात करूँ एक्सेसिबिलिटी, वो क्या होती है? सर basically, अगर स्टेट आई से स्टेट जे में जा सकते हैं तो हम कहते हैं कि जे इज एक्सेसिबल फॉर आई। हाँ, तो सिंपल थोड़े टर्म्स हैं जो आगे यूज होंगे, क्वेश्चन में भी ये वर्ड यूज होगा, थोड़े टर्म्स से पहले उसको डिफाइन कर लेते हैं फिर हम लोग आगे आएंगे। तो अभी ये कुछ टर्म्स हैं है ना, जो क्वेश्चन पर देखेंगे कैसा पूछा हुआ है नेट गेट में, वो तो सॉल्व करेंगे बाद में। तो अभी सो एक्सेसिबिलिटी है ना, ये टर्म डिफाइन करना आपको। एक्सेसिबिलिटी सिंपल है कि स्टेट आई इज या स्टेट जे इज एक्सेसिबल फ्रॉम स्टेट आई। हाँ, फ्रॉम स्टेट आई इफ एंड ओनली इफ। क्या लिखूं मैथमेटिकली, क्या लिखना चाहिए? Pij greater than 0. पावर में n ग्रेटर देन 0। अब कुछ भी लिख लो, m स्टेट कर लो चाहो तो, Greater than 0. हाँ अभी तो ग्रेटर 0 फॉर ऑल आई जे, मतलब कुछ भी लिख लो, n लेकिन ग्रेटर यहाँ देन पे इक्वल टू 1। कोई एक m एग्जिस्ट करेगा है ना। हाँ तो सर 1 यहाँ से पे ये शुरू लिख लो होगा, 0 नहीं हो सकता। कि, या तो इसको ऐसा लिख लो, अगर मैं लिखूं कि if and only if there exist m, ठीक है ना, कोई m एग्जिस्ट करेगा, सो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप है ना, इस तरह से मान लो, दिस सच दैट दिस इज पॉजिटिव, मतलब i से j में जाने की प्रोबेबिलिटी चाहे स्टेप 1 हो 2 हो 3 हो, कितने भी स्टेप हो, तो उसमें आपके पास प्रोबेबिलिटी 0 हो गया ना। सो ये आ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए इधर ही देख लो, डायग्राम बनाया था ना हमने, तो जैसे 2 इज एक्सेसिबल फ्रॉम 1 बट 1 इज नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम 2, राइट, इस वाले डायग्राम में। तो यहाँ से आप 1 से 2 पे जा सकते हैं लेकिन 2 से 1 पे नहीं आ सकते। सो 2 इज एक्सेसिबल फ्रॉम 1 है ना, बट 1 इज नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम 2। चेक कर लीजिए ना, तो इस तरह से है। सो ऐसा लिख सकते हैं। ओके, तो ये तो एक्सेसिबिलिटी जस्ट वन वे है, इसको है ना, वी राइट इट, सो वी राइट इट एज j इज एक्सेसिबल फ्रॉम i, इस तरह से लिखेंगे। और एक होता है कम्युनिकेटिंग, हाँ, सो एक्सेसिबिलिटी ये हो गया
तो एक्सेसिबिलिटी का मतलब जस्ट J इज एक्सेसिबल फ्रॉम I इफ देयर इज अ वे यस सर, फ्रॉम I कम्युनिकेटिंग to में J। सर दोनों होने चाहिए ना। हाँ, तो एक्सेसिबिलिटी जस्ट I से J एक्सेसिबल है I से, अगर I से J में जाने का कोई रास्ता है चाहे कितने भी स्टेप में हो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कम्युनिकेटिंग का मतलब होगा Pij greater than 0 and Pji greater than 0. चाहे अलग अलग नंबर होगा। तो कम्युनिक स्टेट्स, तो मान लो बोलता हूं कि स्टेट I is if and only if, तो स्टेट I और J है, so there is a communication between I and J if and only if। तो ये कुछ टर्म्स हैं जिसकी मीनिंग समझनी आप। if there exist मान लो M and क्या लिख दूं N, मान लो M and N such that कि Pij मान लो M स्टेप में दिस इज पॉजिटिव एंड Pji in N स्टेप दिस इज पॉजिटिव। तो I से J में हम इसको कैसे लिखते हैं, वी राइट इट एज है ना, तो I कम्युनिकेट I mean both side to J. हाँ, सो I इज कम्युनिकेटिंग J एंड J इज कम्युनिकेटिंग, मतलब ये दोनों हो गया इसमें कि J इज एक्सेसिबल फ्रॉम I एंड I इज एक्सेसिबल फ्रॉम J, दोनों तरीके से बात वही है, दोनों मिला के एक साथ लिख दिया हमने। तो ये तो कम्युनिकेटिंग स्टेट्स हो गया। चलो एग्जांपल, वही वाला एग्जांपल लिख लेते हैं जो हम पहले लिख रहे थे, जैसे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स जो हमने बनाए थे उस समय पीछे। सो वो मैट्रिक्स कुछ ऐसा था कि 1/3 1/3 1/3, और ये हमारे पास था 0 1 0 और हाफ 0 हाफ, ये हमारे पास था। इसका हमने डायग्राम बनाए थे। सो मान लो 1 2 3 इस तरीके से। सो जैसे 1 से 1 है ना, ये 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ स्टेट स्पेस 1 2 3 है। तो 1 से 1 की प्रोबेबिलिटी 1/3, 1 से 2 की 1/3 एंड 1 से 3 की 1/3। 2 से 2 में ही जा रहा है जस्ट, है ना। सो 2 से 2 की प्रोबेबिलिटी है 1, 3 से 1, 3 से 1 में जाने की प्रोबेबिलिटी है 1/2 एंड 3 से 3 1/2। ठीक, अब यहाँ क्या है, जैसे आपको बात करें अभी हम देख रहे थे ना, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसमें हम कि 1 2 इज एक्सेसिबल फ्रॉम 1, ठीक, और क्या लिख सकते हो यहाँ से 3 इज एक्सेसिबल फ्रॉम 1 एंड 1 इज एक्सेसिबल फ्रॉम 3, मतलब 1 इज एक्सेसिबल फ्रॉम 3 एंड 3 इज एक्सेसिबल फ्रॉम 1, 2 इज एक्सेसिबल फ्रॉम 2 ओनली, है ना। लेकिन यहाँ पे तो अलग अलग बात करेंगे हम। सो विच स्टेट्स आर कम्युनिकेटिंग स्टेट, तो 1 and 3 है ना। सो 1 and 3 आर कम्युनिकेटिंग स्टेट, राइट, कि 1 और 3 कम्युनिकेट कर रहे हैं। और यहाँ पे जस्ट 2 इज एक्सेसिबल फ्रॉम 1 बट नॉट 1 इज फ्रॉम 3। तो एक वर्ड आता है कि वैसे स्टेट्स, जैसे मान लो स्टेट स्पेस तुम्हारा क्या था यहाँ 1 2 3, अब इसमें से इसको तुम दो पार्ट में लिख सकते हो। यहाँ पे जैसे क्या हो गया 1 3 यूनियन 2, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 1 3 में क्या था कि 2 जस्ट कम्युनिकेटिंग विथ 2 ओनली, मतलब 2 तो जस्ट 2 से है ना, यस सर, कम्युनिकेट कर रहा है, और 1 3 से, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज सेट। हाँ क्लोज सेट हाँ, या कम्युनिकेटिंग 1 3 क्लोज क्लास। सेट है, बट ये क्लोज सेट नहीं है, कम्युनिकेटिंग क्लास मैं ये बोल रहा हूँ अभी। कम्युनिटी हाँ क्लास मैं बोलते वही बोल रहा था, आप पहले क्लास बना रहे हो ना, वो तो उसके बाद हाँ, आएगा तो यहाँ कॉन्सेप्ट। पे हम एस का पार्टीशन कर रहे हैं, अभी हम मानेगा, अभी हम पार्टीशन कर रहे हैं। तो हमारे पास एस का पार्टीशन हो रहा है। पार्टीशन क्या होता है कि तुम डिसजॉइंट सेट में ब्रेक करते हो जिसका यूनियन उस सेट के इक्वल आ जाए। हाँ तो यस सर, यहाँ पे तभी जो वो सेट कम्युनिकेटिंग क्लास कहलाते हैं। 1 3 इज
है ना, एक कम्युनिकेटिंग क्लास है, तो ये कम्युनिकेटिंग क्लास बोलते हैं इसको हम लोग। और तुम लोगों ने लोअर क्लास में हम लोग पढ़ते हैं ना, सो अगर एक रिलेशन डिफाइन करें, जैसे रिलेशन पढ़ते थे वहां पे हम, तो इक्विवेलेंस रिलेशन बनता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक, चलो यहाँ पे कहें बोलो ये तुम्हारे जो स्टेट स्पेस है या दो क्लास में ब्रेक हो गया ना, सो ये कम्युनिकेटिंग क्लास एक है, दूसरा क्लास ये होगा। सो ये कम्युनिकेटिंग क्लास है, अभी ये बोलना चाह रहा हूँ मैं, तो इसको डिफाइन कर देता हूँ नहीं। सो स्टेट्स इसमें ना वो फॉलो करता है, फिर बाद में तुम्हारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन होता है इसके बीच, ऐसा कुछ ना, कि अगर मैं मान लो आई स्टेट इज रिलेटेड टू जे इफ एंड ओनली इफ देयर इज कम्युनिकेशन बिटवीन आई एंड जे, तो ये जो रिलेशन है दैट फॉर्म्स इक्विवेलेंस रिलेशन। कैसे, है ना, तो इस तरह कुछ कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास है तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ पे ये, चलो इस पे बात करते हैं। सो लोअर क्लास में पढ़ते हैं ना कि आई जे बिलोंग्स टू रिलेशन आर, तो ये आर एक रिलेशन है। सो वी डिफाइन अ रिलेशन, क्योंकि बाद में इसको यूज करेंगे, आर ऑन एस, एस क्या स्टेट स्पेस। तो यहाँ पे जैसे अभी बात कर रहा हूँ स्टेट स्पेस जो भी है, मान लो 0 1 2 n है, मान लो इस तरह, या 1 से n ले लो चाहो तो क्या बोल रहा हूँ मैं, ये बोल रहा हूँ कि आई जे बिलोंग्स टू आर, ये रिलेटेड है। इसका मतलब क्या हुआ कि आई स्टेट एंड जे स्टेट रिलेटेड है इफ एंड ओनली इफ आई एंड जे आर कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर। सो ये रिलेशन क्या बनाएगा? सर रिफ्लेक्सिव था क्या? हाँ, नाम नहीं याद, मतलब वो वही हाँ, होते जैसे हैं ना। पहला कंडीशन है क्या, ये रिफ्लेक्सिव होगा, क्वेश्चन ये है। तो रिफ्लेक्सिव कब बोलेंगे हम? सर जब यही होता था ना कि वो अगले से कैसे बोलूं, मैं भूल गया, मतलब हर बेसिकली स्टेट अगर खुद से कम्युनिकेट कर रहा है ना, तो आई से यहाँ पे था ना, 1 से 1 कम्युनिकेशन है, 2 से 2, 3 से 3 है। तो अगर स्टेट आई इज कम्युनिकेटिंग विथ आई, तो हम बोलेंगे वो रिफ्लेक्सिव है फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू एस, ये ना। सो ये है कि जो लोअर क्लास में पढ़ा होगा तुमने रिलेशन, उसी को हम, उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम इसके टर्म में यूज कर रहे हैं, कम्युनिकेशन के टर्म में, कि आई एंड जे आर रिलेटेड इफ देयर इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन आई एंड जे। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा? अगर आई इज कम्युनिकेटिंग विथ आई ना, इस तरह से। दूसरा सिमेट्रिक होता था, ये क्या होता है? सर ये कम्युनिकेटिंग क्लास डिफाइन कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, बाद में डिफाइन करेंगे, यस। तो आई जे जे आई होता है। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ डेफिनेशन क्या है सिंपली। पहले तो इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करेंगे, फिर इक्विवेलेंस रिलेशन से इक्विवेलेंस क्लास बनता है, जिसको यहाँ पे आप कम्युनिकेटिंग क्लास बोल रहे हैं ना। राम इज द ब्रदर ऑफ हाँ हाँ, उस तरह से जो वहाँ सैम इज द करते हैं। ब्रदर ऑफ राम। जैसे आई अगर कम्युनिकेट कर रहा है जे से, देन जे मस्ट कम्युनिकेट विथ आई ऑल्सो, ये मतलब है ना, तो वो तो हो ही जाएगा ना यहाँ पे, हाँ यही होगा सर। जे विथ आई। एंड तीसरा क्या होता है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी था ना, ऐसा कुछ, हाँ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है ना। इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए 3 कंडीशन रिक्वायर्ड था, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। सो आई से जे में कम्युनिकेट करेगा, फिर जे से के में करेगा, उसको हम इम्प्लाई करते हैं कि आई के से भी के। आई से कम्युनिकेट ये हम करेगा। अज्यूम करते हैं हाँ यहाँ पे, एंड देन वी चेक, है ना। तो नोटेशन अलग देखना, ये नोटेशन इम्प्लाइज का ही अलग है ना, और अभी वो जो कम्युनिकेशन का नोटेशन अलग है, तो ध्यान रखना। देन आई मस्ट कम्युनिकेट विथ के, तब बोलेंगे वो ट्रांजिटिव होगा। सो मतलब ये बोलना चाह रहा हूं मैं कि ये जो रिलेशन हमने डिफाइन किए हैं, दैट रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव इफ ईच स्टेट इज कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर, यही ना, यहाँ ये मतलब है। एंड सिमेट्रिक का मतलब इफ आई कम्युनिकेट विथ जे, देन जे मस्ट कम्युनिकेट विथ आई। फिर यहाँ पे क्या होगा, मतलब ना ए इज फ्रेंड ऑफ बी, देन बी मस्ट बी फ्रेंड ऑफ ए, सिमेट्रिक होने के लिए। एंड यहाँ पे ट्रांजिटिव में क्या है कि आई कम्युनिकेट विथ जे एंड जे कम्युनिकेट विथ के, देन आई मस्ट कम्युनिकेट विथ के, देन हम बोलेंगे वो जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है।
और अगर ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो हम बोलते हैं कि रिलेशन आर जो है ना, सो इफ अ रिलेशन सेटिस्फाइज ऑल above 3 कंडीशन, उसको क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। इन जनरल नाम है इक्विवेलेंस रिलेशन, यहाँ पे चूंकि कम्युनिकेशन के टर्म में लिखना है तो कम्युनिकेटिंग क्लास होगा। सो दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। एक्चुअली जब आपको मैं अगर लोअर क्लास में बताऊं, जैसे क्या होता है कि वहां पे इक्विवेलेंस क्लास कब बनता था, जब इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, तो ये बनने चाहिए तभी तो कम्युनिकेटिंग क्लास बनेंगे। सर आई से कम्युनिकेट करेगा तो m की वैल्यू 0 हो जाएगी ना, और ऊपर m डिफाइन हुआ कि m नेचुरल नंबर है। नहीं, वो आई से जे की बात नहीं, कर रहे थे हम। नहीं। जैसे यहाँ पे तो हम आई और जे दूसरे स्टेट को कम्युनिकेट करने की बात कर रहे थे, तो वैसे आई टू आई गिवन होगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो एम एन, बुक में कैसे डिफाइन किया इन्होंने, हाँ वो तो ठीक है, आई से जे दूसरे स्टेट की बात कर रहे हैं हम। तो लूप तो होगा ना, मतलब लूप की बात कर रहे हैं ना आप, कि मतलब आई टू आई जो बनेगा लूप। सो यहाँ हम ये बोल रहे थे कि स्टेट आई एंड स्टेट जे कम्युनिकेट कर रहे हैं, इफ एंड ओनली आई टू जे एंड जे टू आई क्या होना चाहिए, दिस प्रोबेबिलिटी शुड बी मोर देन 0। हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें क्या दिक्कत है। हम एक्चुअली ये स्टेट, एक स्टेट को दूसरे स्टेट के रेस्पेक्ट में लिख रहे थे कम्युनिकेटिंग ना, और अगर खुद तो उसको इंक्लूड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इंक्लूड कर लोगे तो क्या प्रॉब्लम है। एम एन को यहाँ पे नेचुरल नंबर बोलने के बजाय, अरे तो आई टू आई के वन स्टेप में एम 0 क्यों होगा, वो तो दे रखा होगा, तो वन स्टेप में जा रहा है ना, तो एम 0 क्यों होगा। आप देखो एक बार, यहाँ 1 to 1 कम्युनिकेट करने कितने स्टेप में जा रहा है, 1 स्टेप में ना, यहाँ 1 है। आपने जो डिफाइन किया था PIJ 0 इज इक्वल टू 1 इफ I इक्वल टू J एंड 0 इफ I नॉट इक्वल टू J। हाँ यहाँ पे नहीं तो 0 स्टेप में का ये नोटेशन कभी आएगा, ऐसे बहुत कम, रेयरली ये नोटेशन यूज होगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। इस अगर ऐसा कुछ नोटेशन कभी जरूरत पड़ती, यहाँ पे क्या है कि PII का मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग जब लिखते हैं PII का मतलब क्या यहाँ है। पे अगर ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है m, n तो n1 n2 ले लेते हैं। हाँ वो वो कह रही कि एम नहीं, जैसे PII को आप कैसे डिफाइन करेंगे ये बताइए। हम लोग PI से डिफाइन करते हैं, प्रोबेबिलिटी अगर 1 स्टेप में बोल रहे हैं तो I गिवन xn इज I, तो 1 स्टेप है ना, तो ये जिसको 1 लिख सकते हैं आप। हाँ तो ये तो ओके है ना, तो ये इसका मतलब यही तो है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ I कम्युनिकेटिंग विद I का मतलब क्या है जी, कि PII यहाँ पे M ले लो, दिस शुड बी मोर देन 0, ये होगा ना। सो देयर एग्जिस्ट M फॉर सम M बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो वंस जो आपको ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स दे रखी होती है वो जनरली 1 है ना, 1 स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है। तो यहाँ I से I जाने का मतलब हुआ कि I टू I कम्युनिकेट कर रहा है 1 स्टेप में, नॉट 0 स्टेप। तो ये 1 स्टेप में होने चाहिए तभी होगा ना। बताओ, इसे क्वेश्चन के थ्रू क्लियर होगा मुझे लगता है। सो जैसे अभी जो हम क्वेश्चन लिख रहे थे, तो जो क्वेश्चन अभी हमने लिखा था उसमें देखो एक बारी, जो क्वेश्चन में लिखा था कि यहाँ पे चेक करो, तो मतलब ये तो इक्विवेलेंस रिलेशन बनाएगा ही ना। उस केस में क्या होगा, यस सर, वो हम कंफ्यूज है सर, स्टेट 0 होगा या 1 होगा उससे कंफ्यूज थे। 1 रहेगा PI का मतलब, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे हमारे पास यही क्वेश्चन है, इसमें देखो। अच्छा, कम्युनिकेटिंग क्लास का डेफिनेशन क्या है, छोड़ो यहाँ पे, वो तो मैं रिलेशन डिफाइन कर रहा था, इक्विवेलेंस रिलेशन बता रहा था कि इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए ये चाहिए।
सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेटिंग क्लास? सीधा यहाँ पे आते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है? हाउ डू यू डिफाइन कम्युनिकेटिंग क्लास? Sir, C of I equal to I belong to S. C I So J that I communicate करेगा I से. सो कम्युनिकेटिंग क्लास ऑफ एलिमेंट आई, यही ना? हाँ यस सर, यही स्टेट definition। आई, Yes, so sir. communicating class of a state I is set of J belongs to state space S such that, Yes. या यहाँ लिख लो such that J communicates with J। हाँ नहीं, I communicate with J ना, हाँ I communicate to अच्छा आपने J belongs to लिखा है ना? है ना, तो यहाँ पे J लिखा है, हाँ तो set of those states which communicate with I, यही मतलब हुआ ना कि सेट ऑफ है ना, ये कम्युनिकेटिंग क्लास ऑफ आई बोल रहा हूँ, ये सी आई मतलब आई कोई एलिमेंट है स्टेट स्पेस का, तो सी आई का मतलब है सेट ऑफ स्टेट्स कम्युनिकेटिंग, तो ये हटा दो, सेट को लिख दिया यहाँ पे, तो है ना, सेट लिख दिया, सेट का नोटेशन हटा देंगे, सेट ऑफ स्टेट्स कम्युनिकेटिंग विथ स्टेट आई, यही मतलब है ना कि स्टेट आई से जो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, ऐसे एग्जांपल के लिए अभी पिछला एग्जांपल ही देख लो, तो जो हमने लिखा था यहाँ पे अगर आप लिखोगे जैसे ये 1/3 1/3 1/3 एंड 1/2 0 1/2 एंड 1/2 1/2, तुम्हारे पास 0 है, तो ये स्टेप जो तुम्हारे स्टेट था 1 2 3 1 2 3, तो इसका डायग्राम बनाया था सर आपने। आपने जो J लिया है J belongs to S, वहाँ हाँ पे I भी तो हो सकता है, मतलब I भी तो खुद से कम्युनिकेट कर सकता है. यस यस, तो वो जे आई के इक्वल हो जाएगा, कोई बात नहीं, हो सकता है ना, यहाँ इन जनरल लिख रहे हैं ना कि जे बिलोंग्स टू एस, तो जे में भी आई, नो प्रॉब्लम, हमने कहीं ऐसा नहीं लिखा ना कि आई एंड जे आर डिफरेंट, हो सकता है, सही है, ओके. तो है ना, हमने ये लिखा कि आई और जे डिफरेंट है, इट मे बी इक्वल, तो जैसे इसी में आप देखो कि 1 से 1 कम्युनिकेट कर रहा है, 1 से 2 है, 1 से 3 है, फिर 2 से 1 है, जैसे लिखा था हमने 2 to 1 है, सर वन कम्युनिकेटिंग क्लास है, किसके साथ? वन कम्युनिकेट कर रहा है 2 से, 1 2 2 1 हो रहा है सर, तो ये मैं दूसरा एग्जांपल लिखा हूँ, ठीक है, अभी इसका देख लो, ठीक है, 3 1 1 3 हो रहा है सर, यहाँ से 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 नहीं है 2 3 एंड यस सर। फिर 2 3 3 2 होगा सर, 3 2 1, तो 3 2 1 एंड 3 2 2 3 2 3 नहीं है, हाँ, तो बताओ इसमें क्या होगा? So all the classes are communicating classes. C of I equal to S होगा. हाँ, तो यहाँ पे आपको देखना है कि अब क्या हो रहा है, तो किसके साथ कौन सा कम्युनिकेशन, सी ऑफ, अगर मैं निकालूं 1, जैसे मान लीजिए कम्युनिकेटिंग क्लास ऑफ 1 निकालूं अगर मैं, है ना, आई कोई स्टेट ही था ना, तो 1 का स्टार्ट, तो वो आप देखना 1 के साथ कौन कौन सा, सर इसमें हर कोई एक 1 से दूसरे 2 करेगा, करेगा ना. 2 से 1 करेगा, 1 से 3 करेगा, 3 से 1 करेगा सर, हाँ, यहाँ पे तो सब एक 1 और दूसरे से 3 आ कम्युनिकेट जाएगा कर ना, रहे हैं ना, सभी करेंगे, 1 2 3 तो 3 आ जाएंगे, 1 2 है ना, देखो जैसे 1 भी 1 से कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्योंकि 1 से 1 हाँ। डायरेक्टली भी है, नहीं तो 1 से 3 3 पे 1 पे जाएगा, 1 से 2 2 से 1, मतलब एक दूसरे से, सो आप देखना 1 का कम्युनिकेटिंग कौन कौन से स्टेट्स हैं जो 1 से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो 1 से जाने के बाद 1 पे वापस आ सकते हैं, 1 से 2 पे जा सकते हैं, 2 से 1 पे आ सकते हैं, है ना, फिर 1 से 3 3 से 1 पे आ सकते हैं, 1 से 3 यही हो गया। और एक तो प्रॉपर्टी क्लास आप लोग जानते होंगे, इक्विवेलेंस क्लास की प्रॉपर्टी पता क्या होती है, कि अगर कोई एलिमेंट उस क्लास में है तो हर एलिमेंट का कम्युनिकेटिंग क्लास आइडेंटिकली सेम ही होगा, है ना, प्रॉपर्टी होती है ना, यस सर, ये प्रॉपर्टी है, यस सर, कोई इस वजह क्लास, से सारे आ गए ना। हाँ, तो ऑब्वियसली अगर जैसे ये थ्योरम है तो ये कम्युनिकेटिंग क्लास 2 का और 3 का सेम ही होगा, मतलब ऐसा होता है कि मान लो ऐसा है कि इफ आई बिलोंग्स टू कम्युनिकेटिंग क्लास ऑफ जे, या मैं दूसरे तरीके से लिखूं
कि J belongs to communicating class of I. So if and only if यहाँ होगा कि class of I is equal to class of J, ऐसे होगा ना, ये चीज है, इसी द क्लास है. सो I और J के क्लास सेम रहेंगे. अगर J बिलोंग कर रहा है I के क्लास में, then communicating class of I and J both will be same actually. एक मिनट हाँ भैया बट हम फोन करी से 5 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगा. भाई बिजी हो जाए. हाँ क्लास खत्म हो जाएगा. तो ठीक है जी, देख लो एक बार, ये थ्योरम है ना हमारे पास. ये तो इन जनरल लोअर क्लास में भी था ना, कि कोई जब रिलेशन पढ़ रहे थे हम 11th-12th क्लास में, कि कोई इक्विवेलेंस क्लास है. सो अगर कोई एलिमेंट x बिलोंग कर रहा है किसी दूसरे एलिमेंट के क्लास में, सो बोथ विल हैव द सेम इक्विवेलेंस क्लास. एक्चुअली ये सिंपल है. और दूसरी बात, अगर मान लो दूसरा, अगर इसको ये भी लिखूं कि इफ j डज नॉट बिलोंग टू क्लास ऑफ i, तो क्या होगा? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन क्लास ऑफ i एंड क्लास ऑफ j में क्या रिलेशन है? j i के क्लास कम्युनिकेट नहीं कर रहा, फिर ci नॉट इक्वल टू cj होगा. नहीं वो तो ठीक है. उसके बाद क्या? नॉट इक्वल टू, ठीक है, हाँ वो ठीक है, लेकिन थोड़ा नॉट इक्वल टू ही तो होगा ना. नहीं क्या कोई एलिमेंट ऐसा हो सकता है कम्युनिकेटिंग क्लास सर आई डिसजॉइंट सेट होंगे क्या इनका? हाँ, जो तो ये डिसजॉइंट सेट होगा. अगर हाँ, कोई j एलिमेंट i के क्लास में नहीं है, तो i के क्लास और j के क्लास में कुछ भी कॉमन नहीं होगा. सो दे विल बी एम्प्टी सेट एक्चुअली. ठीक है, तो i का क्लास और j का क्लास जो होगा वो डिसजॉइंट होंगे. तो j अगर i के क्लास में है तो i और j का क्लास आइडेंटिकली इक्वल होगा. j अगर i के क्लास में नहीं है तो तुम्हारे पास ij का क्लास डिसजॉइंट होगा. जैसे मैं पिछला एग्जांपल याद दिलाता हूँ, यहाँ देखो जरा, यहाँ जो लिख रहे थे ना. सो व्हाट इज यहाँ पे क्लास क्या है? व्हाट इज क्लास ऑफ 1? बताइए 1 का क्लास क्या है यहाँ पे इस ट्रांजिशन डायग्राम में? 1 का क्लास सर 3 से कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन 1 और 3. 1 और 3. हाँ, व्हाट इज क्लास ऑफ 2? 2 सर, से 2 ही है सर. 2 होगा सर. 2 बस खुद के साथ ही कम्युनिकेट कर रहा था. व्हाट इज क्लास ऑफ 3? सो 3 1 3 1 3. तो यहाँ देखो, कहना ही चाह रहा हूँ कि 1 3 सेम क्लास में है. तो 1 बिलोंग्स टू क्लास ऑफ 1, 3 बिलोंग्स टू क्लास ऑफ 1. तो 3 बिलोंग्स टू क्लास ऑफ 1 मतलब 1 और 3 क्लास आइडेंटिकली इक्वल होंगी. अब ध्यान दो, 1 does not belong to class of 2, right? So class of 1 and class of 2 are mutually disjoint. ठीक है ना? तो अगर कोई एलिमेंट किसी दूसरे क्लास में है तो उन दोनों का क्लास आइडेंटिकली इक्वल होगा. और अगर कोई एलिमेंट किसी दूसरे क्लास में नहीं है तो उन दोनों के क्लास का इंटरसेक्शन हमेशा एम्प्टी होगा. ठीक है, तो जैसे 2 1 की क्लास में नहीं है तो इसका मतलब 2 का क्लास और 1 के क्लास डिसजॉइंट होंगे, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा. ये ऑब्वियस है, तुम में से सिंपली तुम नोट कर सकते हो, मतलब देख के भी ऐसे समझ आ रहा होगा. क्योंकि क्लास क्या था, जो एक दूसरे कम्युनिकेट कर रहे थे, इसमें नहीं आया क्योंकि उससे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ओके है. सर 2 की क्लास 2 कैसे है? केवल क्योंकि 2 तो 1 और 3 दोनों से कम्युनिकेट नहीं 2 किससे कम्युनिकेट कर रहा है? खुद के साथ नहीं, खुद के साथ. हाँ, 2 just communicating with itself. ठीक है ना? ओके सर. 2 is communicating with itself. वो किसी और के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा. 1 के साथ तब करता जब 1 से 2 का रास्ता होता, तो 1 से 2 जाने का रास्ता नहीं है ना? तो इसीलिए ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में. तो अभी मैंने कुछ टर्म्स डिफाइन किए, आज हम बहुत ज्यादा किया नहीं है. सो अभी हमने ये टर्म्स डिफाइन किए, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं. कम्युनिकेटिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे. सो कम्युनिकेटिंग क्लास के आगे, क्योंकि इस पे कई बार क्वेश्चन आता है जो इरिड्यूसिबल है, रिड्यूसिबल क्लास है, कहीं ना कहीं इस पे डिपेंड करता है. मतलब कोई मार्कोव चेन इरिड्यूसिबल होगा, रिड्यूसिबल होगा, ये कम्युनिकेटिंग क्लास के थ्रू आप डिफाइन कर सकते हैं. यस सर, ये एक्सप्रेस कर सकते हो रिड्यूसिबल या इरिड्यूसिबल. तो नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करते हैं आगे. कल मतलब डेली क्लास होगी तो कल भी इसी को कंटिन्यू करेंगे. तो अभी मार्कोव चेन चलता रहेगा जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता. ठीक है, तो कल इसको आगे कंटिन्यू करते हैं. अभी के लिए स्टॉप. सर आप जिस टाइप से आप क्लास कर रहे हैं उस मतलब
यही प्रोसीड्योर सर अच्छा है, क्योंकि उधर सर बहुत नॉइज होता था। किधर जैम बैच सर में? आप जो, हाँ, जो बाहर आप पढ़ाते थे वहां पर बहुत ज्यादा शोर होता था, बहुत डिस्टर्बिंग होता था। नहीं तो वो लेकिन दुर्गा पूजा की वजह से उधर नहीं जा रहे ना, क्योंकि वहाँ लाउड स्पीकर बज रहा होगा अभी। हाँ, कल भी होगा। अब देखते हैं, कल भी इसी में क्लास लेंगे। फिर दुर्गा पूजा कब तक है? तो कल ही लास्ट है हाँ तो अटेंडेंस। परसों से वही क्लास होगी फिर। और सर वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभार कुछ जगह पे करते हैं वो लोग, मतलब दूसरे दिन भी रखते हैं, कुछ फंक्शंस भी ऐसे कुछ रख देते हैं। ठीक है, देखते हैं। सर ये बुक जे मेहदी से ही कर लें? हाँ हाँ, कोई सा भी कर लो, जय जी देख लो। मैं तो ऐसे, मेरे पास ये 2 बुक पड़ी, मैं यही आज देख रहा था, ये दोनों रॉस की है। इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी मॉडल्स ये है, और एक ये बुक मैं देख रहा था। सर इनमें क्वेश्चंस हैं, लाइक नहीं इनकी नहीं, थ्योरी तो पता है। ये क्वेश्चन आ जाने एग्जाम्पल में अच्छा है। थोड़ी, मतलब ये थ्योरी पढ़ना हो तो कौन सी बुक से पढ़ें? पढ़ सकते हो, कोई मेहदी। बुक देख लो। ये तो बहुत हाई लेवल की मुझे लग रही है, देख सकते हो ये पर सर मैंने तो वही बुक से ही जे पढ़ा मेहदी था बेस्ट है। सर। हाँ वो बुक ठीक है, जो इंडियन ऑथर लिखते हैं थोड़े एक्सप्लेन करके लिखते हैं। ये जो ऑथर है जो बता रहा है ना, तो हाँ, उसका जे मेहदी ने काफी बीएससी लेवल टाइप लिखी है, तो वो समझ आ जाएगा किसी समझ को नहीं। भी। बाकी देखो क्वेश्चंस मैं करवा ही दूंगा, जो जैम गेट के, सॉरी जैम में तो आते नहीं है, गेट नेट के जो भी इस पे क्वेश्चंस हम क्लास में डिस्कस करेंगे, असाइनमेंट है ये। तो मेनली आपको सीखना है क्वेश्चन सॉल्व करना, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बेसिक्स क्लियर हो कि टर्म्स की डेफिनेशन क्या है, फिर डेफिनेशन में जो थ्योरम्स हैं वो थोड़े से क्लियर हो, ताकि क्वेश्चंस करने में आसानी हो। तो वो चीजें हैं, कोई नहीं, वो हो जाएगा धीरे। कोई भी बुक देख लो, ये बुक देख लो, भेजना ग्रुप में किसी ने भेजा भी था ना कुछ दिन पहले, आई थिंक। सो तो जेईई का बुक बहुत स्टैंडर्ड बहुत लो है सर, कोई बात नहीं, मतलब वो इसके तो समझ कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकलेगा किसी का। तो तुम्हें एग्जाम तो एंट्रेंस के क्वेश्चंस निकलवाएंगे, अभी तो कॉन्सेप्ट समझना है। तो जो सर बिगिनर, कॉन्सेप्ट सर हो गया है सर पहले से, वो अच्छा तो सर, वो तो सेल्डम रॉस से ही कर लिए थे हाँ, तो कॉलेज में, क्वेश्चन सॉल्व करके यूनिवर्सिटी। देखो, क्वेश्चन सॉल्व करो उसके। जो गेट के पीवाई क्यूज हैं, असाइनमेंट है ऑलरेडी ड्राइव में, पीवाई क्यू स्टोकेस्टिक प्रोसेस के नाम से होगा, वो आप कर सकते हो। आप तो नेट के भी करते हो, तो नेट के भी क्वेश्चन ट्राई करो और गेट के भी ट्राई करो, ये है। सर ये तो सेल्डन इसमें रॉस दूसरे की बुक जो का नाम बताइए जरा। प्रोबेबिलिटी वाली बुक है। हाँ, एक मिनट, 2-3 क्वेश्चन आ गया। एक तो मेरे पास 2 बुक है सेल्डन रॉस की, ये एक ये पड़ी हुई है, ये है इंट्रोडक्शन हाँ, टू प्रोबेबिलिटी मॉडल्स। वही वही पूछ बुक रहा था अच्छा इसकी। है सर, इंट्रोडक्शन टू और एक प्रोबेबिलिटी इंजीनियरिंग मॉडल। वाली भी आती है ना, नहीं वो तो तो प्रोबेबिलिटी की आती है, ये प्रोबेबिलिटी इसमें नहीं है ज्यादा, इसमें ये सारे स्टोकेस्टिक प्रोसेस डिटेल में डिस्कस। फर्स्ट प्रोसेस आता है। इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी मॉडल्स बाय सेल्डन एम रॉस, और एक ये है जिसका हेडिंग है स्टोकेस्टिक प्रोसेस बाय सेल्डन एम रॉस। तो ये स्टोकेस्टिक प्रोसेस हेडिंग ही है, उसका है इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी मॉडल्स। ये है, ये दोनों बुक है। बाकी कोई भी बुक पढ़ लो, सब में लिखा सेम ही है, लिखने का तरीका अलग है। मेन तुम लोग का एंट्रेंस के लिए अप्रोच मेन है, क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। मैं तो ये वो कर रहा हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। अब क्वेश्चन सॉल्व होने के लिए बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तो एक बार बेसिक में जो डिस्कस कर रहे हैं, बेसिक्स ही डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, सिंपल। क्योंकि वही तो चेक करता है क्वेश्चन के थ्रू कि आपके थ्योरम्स या डेफिनेशंस कितने क्लियर हैं, यही चेक करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। ठीक है, अभी करते हैं, हो जाएगा। तो आप ये बुक कर लो, मेधी वाली बुक जो है, ठीक है। है ना, ये स्टोकेस्टिक प्रोसेस बाय जे मेधी। अच्छा, ये गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। ओके। तो जिनको बहुत बिगिनर्स जो लोग हैं वो ये कर लो, जो एडवांस वाले लोग हैं तो ये देख सकते हो। तो उससे अच्छा मेरे पास हमारे टीचर का नोट्स है, वो अच्छा है, मैं ग्रुप में दे दूंगी। हाँ, ग्रुप में भेज दो, लोग देख लेंगे, सही है वो भी। हाँ ये काम कर दो यार प्लीज। वो भी कर सकते हो तुम, है ना। मेनली कॉन्सेप्ट समझ लो, थ्योरम समझ लो, समझना है। लिखा तो हर जो मैं लिख रहा हूँ ये बुक में भी लिखी हुई है, लेकिन मैंने अंडरस्टैंड, समझना कि हाँ तुम्हें चीजें समझ आ गई, क्या इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग है। लिखा तो हर जगह है ये चीजें, हर किताब में सेम चीजें ही लिखी हैं, अपने अपने तरीके से लिखा है लोगों ने, लेकिन वो है कि तुम्हें अपने तरीके से समझ आया कि नहीं आया, ये इंपॉर्टेंट है ना। वो चीजें हैं, तो वही तुम्हें समझना है। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो मतलब ठीक है, अब उसी पे काफी है। ठीक है, तो चलो अभी जी सर, यहीं गुड स्टॉप नाइट करते सर। हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलो, गुड नाइट, थैंक यू। हाँ जी साधना, आपको मिल गया आंसर क्वेश्चन का बुक का? पता नहीं, चलो ठीक है, देख लेंगे।